ओके, अच्छा जी। तो पहले कुछ एक बात आपको एडवांस में बता दूं। एक्चुअली यहाँ पे सब आप लोगों को पता, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच आ रहा है, तो सब लोग वो देखने में लगे हुए हैं। तो बीच में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को शोर की आवाज़ सुनाई दे, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं लेना स्टार्ट करता हूँ। जिन जिन आप में से जिन जिन के क्वेश्चन हैं वो अपने हैंड को रेस कर लें, और जिनको नहीं पता कि हैंड रेस करने का ऑप्शन क्या है वो प्लीज चैट में पूछ ले, कोई फेलो आप लोगों की हेल्प कर देंगे यकीनन। और कोशिश करें कि माइक पे क्वेश्चन पूछ लें, बट अगर आप लोगों को माइक पे नहीं पूछ सकते हैं तो आप चैट में भी पूछ लें, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं वो पढ़ लूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सलमान, सलमान मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सलमान। सर मेरे बेसिकली दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है कि हम कनाडा में होलसेल कर सकते हैं यूएस एलएलसी पर? यूएस एलएलसी से कनाडा में टेक्निकली देखा जाए कर तो सकते हैं, लेकिन यूजुअली होता ये है कि आप अगर एक कंट्री में आपकी एलएलसी है, कंपनी है, और आप किसी और कंट्री के अंदर होलसेल करने जा रहे हैं, तो यूजुअली जो आपका जिस कंट्री में आपने सेल करना है वहाँ पे जो सप्लायर्स होते हैं वो लोकल सप्लायर्स को ज़्यादा या लोकल कंपनीज को डील करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज टैक्स नेट में होते हैं वो, उनको उनको कांटेक्ट करना इज वे मोर इजियर। सो अगर देखा जाए टेक्निकली बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपको ऐसा कोई सप्लायर मिल जाता है जो कि आपको ऐसी लेट्स से आपका अकाउंट भी ओपन कर देता है, प्राइसेस वगैरह भी सेंड कर देता है, तो ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर मशवरे के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अवॉइड करें। नहीं सर, एक्चुअली मुझे एक यूएस में ब्रांड ने अप्रूवल दी, वही ब्रांड जो है तो कनाडा में सेलिंग कर रहा है ना, तो जी मुझे जी, अप्रूवल वहाँ पर दे सकता है, तो मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि क्या हम हाँ हाँ यूएस फिर कर एलएलसी? सकते हैं, फिर कर अच्छा सकते हैं, अच्छा फिर कोई अच्छा मसला नहीं। अच्छा। और सर हम ये प्रॉफिट, मतलब अभी मैंने एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ वर्क किया ना, तो हम इसकी प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि मैं जब एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर में वो डेटा पुट करता हूँ तो फिर भी बहुत सी चीजें मेरे ख्याल से हमसे रह जाती है, तो इसका कोई अगर बहुत सी मेथड? चीजें आपकी बहुत सी चीजें आपकी रह नहीं सकती, ठीक है। लेट्स से नहीं, अगर फॉर आपने एग्जांपल सर प्रेप सेंटर की हो गई, वो मल्टीपल में मुख्तलिफ कॉस्ट है ना। नहीं, तब भी वो आपकी नहीं रह सकती। मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका कार्य होता जी है कि लेट्स से आपने किसी एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है, और उसके लिए जो एडिशनल कॉस्ट होती है वो आप यूएस के लिए पूछ रहे हैं ना? जी जी, यूएस के लिए पूछ रहा ठीक है, हाँ, तो यूएस के लिए तो आपकी जो कॉस्ट आपको सप्लायर ने दी है वही आपकी परचेज प्राइस हो गई, राइट। एंड देन हूँ जी। जब वही प्राइस आपने वो अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर यूएस के उसके अंदर एंटर कर देंगे, जहां पर वो आपसे ये पूछता है ना कि ये प्रोडक्ट की शिपिंग के एक्सपेंस कितने, उस शिपिंग के अंदर ही आप रैप की कॉस्ट ऐड कर देते हैं। यूजुअली लोग जो हैं इसके अंदर दो तरीके के वर्जन हैं। देयर आर पीपल हु कैलकुलेट के 0.5 पाउंड्स इन वेट, ठीक है। अगर 0.5 पाउंड्स हैं तो वो $1 चार्ज करते हैं, उसके अगेंस्ट में लिखते हैं अपने पास एक्सपेंस फॉर शिपिंग, ठीक। जी कुछ जी लोग होते जी। हैं जो कि 0.5 पाउंड्स उसके ऊपर लिखते हैं, मतलब 0.5 के ऊपर $0.5 लिखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन टोटल जो है वो 1.8 लेता हूँ। अच्छा, 1.8 डालने का रीजन ये होता है कि उसके लिए शिपिंग एंड देन प्रेप वो दोनों इंक्लूडेड होती है, और ये बहुत एग्जैजरेटेड मैंने अमाउंट लिखता हूँ जानबूझ के कि लेट्स से कि अगर आप इस नंबर को डालने के बाद भी प्रॉफिटेबल हैं तो फिर तो आप तो हर हाल में अगर आपके पास जो है ना मार्जिन बचेगा। अगर इसके बावजूद आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो प्राइस सर का, आपके, हाँ क्या कह रहे जी हैं जी, बताएं। आपके ख्याल में मिनिमम प्रॉफिट कितना चाहिए? अगर हम ये डेटा पुट करें तो यूएस के लिए मिनिमम कितना हमारे साथ वहाँ पर शोर हो तो हम मूव ऑन कर अच्छा, लें? इसके अंदर कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता, देयर इज नो अच्छा लिमिटेशन ऑन इट। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इस तरीके से इसको सोचना चाहिए कि मिनिमम प्रॉफिट किसी प्रोडक्ट का एटलीस्ट होगा तो ही मैं उसको पर काम करूंगा, ठीक है। होलसेल अच्छा का जो बिजनेस है इट डिपेंड्स ऑन या इट रन्स ऑन रिलेशनशिप, ठीक है। और जी। अब अगर आप सप्लायर के पास जा रहे हो तो शुरू में वो यूजुअली सप्लायर आपको डिस्काउंट नहीं दे रहे होते, और मोस्टली आपके पास जो प्रोडक्ट्स आ रही होती है उसके अंदर प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता आपको।
तो इट्स ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे बाई करें, और अगर आपको ब्रेक इवन पे सेल करना पड़ता है तो ब्रेक इवन पे भी करें, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गोइंग इन नेगेटिव, यू आर नॉट सेलिंग इट एट अ लॉस, आप उसको सेल कर सकते हैं। वंस आप 2 से 3 महीने तक जो है ना उसको सेल करते हैं और आपकी एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है, तो उसके बाद आप फिर सप्लायर को कहते हैं कि आप मुझे डिस्काउंट दें, वो डिस्काउंट फिर उसका मैटर करते हैं, ठीक। अगर वो आपको 5% उसका डिस्काउंट देता है तो आपका मार्जिन 5%, लेट्स से अगर वो आपको 10% दे देता है अक्रॉस ऑल द इन्वेंट्री, तो आपका पूरा ओवरऑल 10% हो जाएगा। तो ये शुरू में मैटर नहीं करता, हमेशा रिलेशनशिप के बाद ही पता चलता है कि कितना परसेंट आपको मिल रहा है। अच्छा। और सर हम क्या कितनी सेल वाली लिस्टिंग को हम यानी कि मिनिमम सेल कितनी उस प्रोडक्ट की हो तो हम उस पर मीटू करना चाहिए हमें? अच्छा हम लोगों ने बड़ा मिनिमल क्राइटेरिया रखा हुआ है इसका एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर। इनफैक्ट जी आप जी लोगों को वो एक शीट मिलेगी 21 पॉइंट चेकलिस्ट के नाम से, उसी के हिसाब से क्राइटेरिया देखेंगे तो एज लॉन्ग एज, एक्चुअली ये डिफर करती है बिल्कुल पर्सन टू पर्सन। देयर आर पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस, जो कि ये कहते हैं कि, या उनके बिजनेस का सेटअप ऐसा होता है, वो कहते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की एटलीस्ट 200 सेल्स आ रही हो ना, तो इट मेक्स मोर सेंस फॉर देम। बट अगर आप मिनिमल क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमल में इफ अ लिस्टिंग इज डूइंग 60 सेल्स अ मंथ, तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इससे कम वाली को भी कभी कभी कंसिडर करते हैं हम, लेकिन वो उस सूरत में करते हैं जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आई मीन महंगी हो, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा बच रहा हो। तो अगर कम यूनिट्स भी बिकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, फिर हम 60 से भी नीचे चले आएंगे, लेकिन यूजुअली हम 60 या 60 से ऊपर रहते हैं। अच्छा सर, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मैं तो इससे पहले यूएई में होलसेल करता, वहां पर तो आपको तो पता है कि सिनेरियो बिल्कुल चेंज होते हैं ना, हम तो जी जी ब्रांड से बिल्कुल। अप्रूवल वगैरह लेते ही नहीं है। यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने प्रोडक्ट सोर्स की, काइंड अगर आप मुझे इसका मेथड बता दें। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर ली ना, उसने मुझे प्रॉफिट प्राइस भी दे दिया। तो अब मेरी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हम्म। मतलब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं प्रोडक्ट लाइफ आने तक मैं कौन से स्टेप से गुजरना होगा मुझे? आपने प्राइस लिस्ट ले ली है और आपने कंफर्म कर लिया कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उसके अंदर। जी जी, मैंने एक प्रोडक्ट सोर्स हंट की थी, उसके लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटर हंट कर लिया ना। तो अभी तो अच्छा मैंने अच्छा ठीक। फिलहाल उसके साथ एक ही प्रोडक्ट की डील की है, उसमें मुझे राइट वो राइट राइट 18% प्रॉफिट दे रहे हैं ना। राइट राइट। जी ओके जी। सो अब आप क्या करेंगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप जाएंगे प्रेप सर्विस। यूजुअली प्रेप सर्विस रिक्वायर्ड होती है, बट देर आर टाइम्स जहाँ पे आपको प्रेप सेंटर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा उसके अंदर से कि आपने जाना है या नहीं। बट यूजुअली स्टेप इज टू गो फॉर प्रेप सर्विस, जहाँ पर आप FNSQ लेवल अप्लाई करवाएंगे। लेट्स से अगर आपने की जी जी। प्रोडक्ट की बंडलिंग हो रही है तो वो वहीं पर ही होगी। उसके बाद फिर आप शिपिंग प्लान उससे यूजुअली कुछ लोग पहले बनाते हैं, तो कुछ प्रेप सर्विस जाने के बाद बनाते हैं। आप शिपिंग प्लान बनाएंगे और उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट प्रैप हो जाएगी तो शिपिंग प्लान के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के FC तक, जो भी वो आपको बताएगा कि यहाँ पर भेजना है, वहां तक आप सेंड कर देंगे। अमेजोन यूजुअली लोग अमेजोन पार्टनर कैरियर प्रोग्राम यूज करते हैं प्रेप सर्विस वो अपना शिपिंग प्लान बनाते हुए। आपको अगर उसका क्लियर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जाएंगे BBC के अंदर होलसेल के सेक्शन में, वहां पर नहीं नहीं आपको। सर, वो तो मुझे प्रेप सेंटर के आगे जो काम है तो मुझे बिल्कुल पता है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कह रहा हूँ ना कि इसको इसको हम इस स्टेज पर फुल पेमेंट करेंगे फिर प्रोडक्ट देगा, इसके मेथड क्या होता है? जी 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 बिल्कुल, आपको फुल पेमेंट देनी होती है, कभी भी हाफ पेमेंट के ऊपर काम नहीं होता। ये चाइना के अंदर होता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे होते हाँ हैं, मैं क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा यही लगता है। हाँ यही में हम वो अलीबाबा से सोर्स कर रहे थे तो 30% 70 वाला गेम होता था ना। हाँ हाँ, नहीं यहाँ पे ऐसा जी कुछ नहीं जी। होता कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, प्रोडक्ट रेडी है, बस आप स्ट्रेट अप पेमेंट करते हैं और खरीद लेते हैं। और सर डिस्ट्रीब्यूटर के वेरिफिकेशन के लिए कोई स्टेप मगर मतलब कोई स्टेप वगैरह हो? डिस डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर्स की वेरिफिकेशन के लिए देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड pbb.org। मैं आप लोगों को काइंड चैट अगर में लिख मेंशन के कर दे देता हूँ, सर। www.pbb.org, ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपको यहाँ पे सप्लायर्स को वेरीफाई करने का तरीका मिल जाता है। अच्छा जो सप्लायर्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो तो आपको लाजमी यहाँ पे मिल जाएंगे। देयर आर सप्लायर्स जो कि थोड़े हल्के कंपेरेटिवली, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट अगर कोई सप्लायर ऐसा जो कि बिल्कुल न्यू, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अच्छा सर, इसमें सिर्फ यूएस के होगी या नहीं ये नहीं मुख्तलिफ है, कंट्रीज? अब आई थिंक UK वगैरह तक एक्सटेंड हो गया, यूरोप तक।
बट पूरी अच्छा दुनिया के सप्लायर्स तो वेरीफाई करने का कोई एक कॉमन डायरेक्टरी तो अभी तक है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सलमान हो गए हैं। उमर हुसैन अवान, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम तलाल भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए उमर। अच्छा तलाल भाई, एक तो ना ये अमेज़न की तरफ से ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस की मेल्स आई हैं, ये जी जी जी, होलसेल के लिए अफेक्ट करेगा? जी होलसेल के लिए बिल भी अफेक्ट करता है यूजुअली। असल में ये ईमेल्स ना उन लोगों को भेजी गई है जिनके अकाउंट की का रेवेन्यू $10,000 से अबव है, ठीक है। तो ठीक है। उन लोगों को भेजी गई, तो जिन जिनका है उन्हें बिल्कुल वो फाइल करनी पड़ेगी। अब वो एक हेला है अमेजोन की तरफ से कि जैसे अमेजोन आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, इसी तरीके से उन्होंने इंश्योरेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है। and they want you to get that service because वो उनके को रिलायबल इंश्योरेंस के तो लोग ये हैं कैसे जिनके किया थ्रू जाए? आप लोगों ने इसमें करके कोई रिकमेंडेशन कि एक ही है बस उसको साइन अप कर दें? नहीं, आपके पास जो ईमेल आई है ना, उस ईमेल के साथ ही ये इंफॉर्मेशन दी हुई होगी कि जो इसका एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो अमेजोन ने स्टार्ट किया है ना, उसको कैसे अवेल करना है। एक्सेलरेटर या ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस? वही लाइबिलिटी इंश्योरेंस, मतलब वो इसका सेम ऑपोजिट है, सेम, लेकिन चीज बिल्कुल वही है। जैसे आईपी अच्छा एक्सेलरेटर आप यूज करते थे कि ट्रेडमार्क फाइल करके ब्रांड रजिस्ट्री ले लेना, तो जी आप जी। इसके थ्रू अगर फाइल करते हैं ना, तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली सेल करना तो स्टार्ट कर देंगे, फिर आपकी वो इंश्योरेंस वगैरह जब तक फ्री होकर यानी अप्रूव होकर आ जाएगी, वो बाद में फिर एप्लीकेबल। मतलब अब आईपी एक्सेलरेटर नहीं करना पड़ेगा? आईपी एक्सेलरेटर नहीं करना, बेसिकली इसका अपना एक नया अमेजोन ने चीज निकाली है। आई एम नॉट श्योर व्हाट द नेम इज, बट इट्स सिमिलर टू समथिंग इंश्योरेंस। और आपको जो ईमेल आई है ना, उसी के अंदर उसका मेंशन होगा, बट स्टिल इफ इट्स नॉट मेंशन्ड देयर, आप जरा थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। मतलब ये होलसेल वालों को भी करना पड़ेगा, ये आपने कंक्लूड ये किया है? जी जी, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि होलसेल वाला करेगा या पीएल वाला करेगा या ड्रॉप शिपिंग वाला करेगा, एज लॉन्ग एज आपके अकाउंट 10,000 इसका रेवेन्यू आप पे ठीक है, एप्लीकेबल क्योंकि आईपी एक्सेलरेटर तो होलसेल वाले नहीं करते थे ना? है। नहीं नहीं, आईपी एक्सेलरेटर हैज नथिंग टू डू विद होलसेल। जी ये बिल्कुल असल में ये जो इन्होंने नई चीज निकाली है, इससे रिलेट ये टोटली डिफरेंट चीज है ना, ठीक तो है आईपी बिल्कुल। अच्छा एक्सेलरेटर को इसके साथ मिक्स नहीं करें। ठीक है। अच्छा ये Amazon बिजनेस अकाउंट की मेल्स आती हैं, ये आपने जी यूज जी, किया है? ये यूज किया है, वो अमेजॉन कार्ड बिजनेस वगैरह जो, शायद ऑफर करते हैं। नहीं सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। वो कहते हैं कि क्योंकि आपने एक क्रेडिट कार्ड अपलोड किया है, तो Amazon बिजनेस अकाउंट जो है आप रिकमेंड करते हैं आप ओपन कर लें, और ये भी शायद कोई ना कार्ड वगैरह ऑफर करते हैं। तो मैं ये सोचा था, हमने मतलब कोई वीटीसी वगैरह में तो बिल्कुल कुछ इसका सुना नहीं था, तो ये करना चाहिए। अच्छा, ये अभी तक नहीं, अगर मैं मैंने भी आपको यूज वे नहीं किया। फॉरवर्ड कर दूं, क्योंकि मुझे बड़ी दफा मेल्स आई हैं, मैं आपको ये शेयर करूं आपके साथ कहीं? ये है हाँ, आप यहाँ चैट पे लिख दें, मैं उसको गो थ्रू कर लूंगा फिर जैसे ही सेशन के बाद मौका मिलता है तो। चैट पे कैसे लिखूं? वो तो ईमेल में सोचा था आपको फॉरवर्ड कर देता। इसको वैसे ईमेल पे Amazon बिजनेस अकाउंट यानी इस तरह से आप करके देखिए, ईमेल मुझे आती है कि आप ना, हम आपको यानी कार्ड ऑफर करेंगे, Amazon शायद ये ऑफर कर रहा है, क्रेडिट कार्ड ओके, शायद ऑफर कर रहा है। अमेजोन बिजनेस अकाउंट, ओके ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ। जी। अच्छा अच्छा हमारे साथ सब मैंने क्या किया, मैंने ना मिजोरी के अंदर एलएलसी बना ली, और ठीक वो है, मुझे बाद में भी जो है ना पता चला कि वो मिजोरी के अंदर ना टैक्सेशन की बड़ी, यानी कि वो इतनी बड़े उसके झंझट हैं। एक चीज ये ठीक पता है, लगी कि अगर एफडीए कहीं की भी अगर एलएलसी बनी हुई है, अभी मुझे एक ना वहाँ के अकाउंटेंट ने बताया है कि आप अगर एफडीए, अगर अमेजोन ने मिजोरी के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो स्टोर किए हैं, तो हम लीगली हमें मिजोरी के अंदर जो है ना वो फाइल करना पड़ता है अलग से उनकी स्टेट के साथ। तो आपका क्या अलग से एक्सपीरियंस है? करना पड़ता है। जी, मिजोरी के अंदर नहीं अगर हमारा, अगर नहीं मिजोरी नहीं के नहीं अंदर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो कह रहे नहीं हैं कि है। सेल्स टैक्स रजिस्टर करना पड़ता है मिजोरी में। अच्छा, एक मिनट होल्ड ऑन, मैं एक चीज कंफर्म कर देता हूँ। सेल्स,
मतलब अमेज़न कलेक्ट नहीं करता, is not सिर्फ gonna- सिर्फ मिजूरी रह गया। 2023 से पहले अमेज़न कलेक्ट नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर तो वहां पे करना पड़ेगा। तो ये वो कह रहे हैं कि ये आप चेक करें अपने सेलर सेंटर के अंदर, मिसूरी के अंदर की वेयरहाउस के अंदर तो नहीं अमेज़न आपका सामान पहुंचाता। अगर पहुंचाता है तो हम लीगली बाउंड है कि हम मिसूरी के अंदर भी फाइल करें सेल्स टैक्स को। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। इसको कहते हैं सेल्स टैक्स नेक्सस। जी ठीक है। जी। अच्छा, सेल्स टैक्स नेक्सस से ये होता है कि जहां पे भी, अच्छा भले से आप कुछ सेल करें या ना करें, इवन इफ अमेज़न आपकी इन्वेंट्री को मिजूरी के एफसी के अंदर स्टोर कर रहा है, जो कि आपकी लेट्स से कंसेंट के बगैर भी है, हाँ जी, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि फिर भी उसके हमें करना कस्टमर्स वहां पड़ेगा। से एग्जैक्टली वो नेक्स्ट आप पे अप्लाई होता है और आपने फाइल करना होता है। इसका यूजुअल क्या solution केसेस के अंदर करें? मिजूरी अगर नहीं है और कोई और स्टेट है तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, नेक्सस आपका बन भी रहा है तो अमेज़न की जिम्मेदारी वो फाइल करेगा। बट अगर आपके पास लिस्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि मिजूरी जो है वो कलेक्शन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होनी है, तो फिर उस वक्त तक आपको सेल्स टैक्स फाइल भी करना होगा, कलेक्ट भी करना होगा, तो मजबूरी है। अभी करंट सेलर्स हैं जो आपके नॉलेज में क्या कर रहे हैं, तो किस तरह से मजदूरी को हैंडल कर यही रहे हैं? करेंगे, वो जो भी होगा वो यही करेगा कि सेल्स टैक्स फाइल करेगा। इसका कोई वर्क अराउंड नहीं है, हर हाल में ठीक है, करना तो पड़ेगा। और जहां पे अमेज़न कर रहा है वहां पे हर जगह पे जीरो फाइल करेंगे हम? नहीं, वहां पर आप फाइल यूजुअली, अच्छा इसके ऊपर भी दो वर्जन हैं। देयर आर पीपल हु से कि वहां पे जीरो फाइल होगा, ठीक है, और देयर आर पीपल हु से कि चूंकि अमेज़न फाइल कर रहा है तो हमें फाइल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ एक ही स्टेट का फाइल करना है जिस स्टेट के अंदर आपकी एलएलसी है। बिल्कुल यही है, स्टेट एक ही का करना है, लेकिन उसका यानी जहां जहां पे हमने अप्लाई किया हुआ है ना, अकाउंटेंट ने ये बताया है कि वहां वहां करना है। लेट्स से अगर हमने अभी एक न्यूयॉर्क में अगर किया है तो सिर्फ न्यूयॉर्क में फाइल करना है जीरो। लेकिन एक और नहीं नहीं नहीं, देखिए इसका तरीका ये है कि लेट्स से मेरी एलएलसी टेक्सास में, ठीक है, तो अब टेक्सास के अंदर मैं अपने आप को ना सेल्स टैक्स परमिट के लिए मुझे रजिस्टर इस वजह से करना है क्योंकि मुझे रीसेल सर्टिफिकेट लेना है, राइट। अब जब मैं सेल सेंटर में जाऊंगा, सेल सेंटर में ऑप्शन होता है कि कौन कौन सी स्टेट से आप चाहते हैं कि अमेज़न टैक्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट करना शुरू कर दे। आप उसके अंदर ना टेक्सास को इंटर नहीं करेंगे, बाकी सारी स्टेट्स को कर देंगे, ठीक। अब अमेज़न बाकी सबसे खुद ही कलेक्ट कर रहा है और रिमिट भी करता जा रहा है, तो उन सब स्टेट्स के ना आपको फाइल करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इनके अलावा 5 स्टेट्स वो हैं जहां पर सेल्स टैक्स सिरे से वैसे ही नहीं है, वहां से कलेक्ट ही नहीं करना होता, जब कलेक्ट नहीं करना तो रिमिट भी नहीं करना। तो टेक्निकली देखा जाए आपने सिर्फ टेक्सास के अंदर आपने खुद कलेक्ट भी करना है और रिमिट भी करना है। तो सेम यही आप पे भी अप्लाई होता है। अगर आपने मिजूरी में किया हुआ तो इसको उलट कर ले, मिजूरी की ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, दैट्स इट। अच्छा, एक दूसरी एलएलसी के ऊपर, वो टेक्सास की एलएलसी है, उसको न्यूयॉर्क के अंदर जो है उसका सेल्स टैक्स लिया हुआ है, टेक्सास में उसका लिया ही नहीं है। हाँ, ऐसा भी बिल्कुल ऐसा करते हैं लोग, हाँ। अच्छा, तो फिर अब अकाउंटेंट ने आपने टेक्सास, अगर आपने टेक्सास में नहीं लिया है तो टेक्सास में अब आप नहीं भरेंगे, जहां से आपने लिया वहां का भरेंगे बस। तो वो अमेज़न तो वहां पे भी तो कलेक्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क का लिया तो न्यूयॉर्क में भी तो अमेज़न कलेक्ट तो कर रहा है। हाँ, बट लीगली चूंकि आपने वहां का सेल्स टैक्स परमिट लिया है ना, तो अब लीगली आप बाउंड है कि आपने खुद भी करना है। तो सही है, इस तो वापस बड़े बड़े चक्कर से बचने का तरीका ये है कि उस स्टेट को आप ऑफ कर दें कि अमेज़न वहां कलेक्ट ना करे, वहां का आप खुद ही कलेक्ट करें और खुद ही रिमिट कर दें। अच्छा ठीक है, जहां हमने किया हुआ नहीं तो कलेक्ट भी फिर खुद करना पड़ेगा। तो जी वो भी जी तो एक बड़ा एग्जैक्टली। मसला है ना, कलेक्ट खुद करना भी। तो अगर अमेज़न कलेक्ट कर रहा है तो हम जीरो जीरो उसको वहां पे नहीं फाइल करते। नहीं नहीं, तो अभी भी अमेज़न ही कलेक्ट करता है, बस वो पैसे उठाएगा आपके अकाउंट में डाल देगा, आप उसके बाद पे करेंगे, खुद पे करेंगे, दैट्स यानी इट। अगर जब अच्छा जब हम ऑफ करेंगे तो फिर वो पैसे पहले हमें दे देगा, फिर हम आगे जी जी पैसे आपको देंगे। देगा, जी जी अच्छा एग्जैक्टली ऐसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि एक हमारी लिस्टिंग थी, उसके ऊपर जो है ना कुछ चाइनीज ने यानी भी एक लिस्टिंग बनाई हुई थी, उसमें हमारे साथ और भी बहुत सारे सेलर्स ने जो है ना उसमें मीटू किया हुआ था, और मैप की जो है ना वो वायलेशन, संगीन वायलेशंस चल रही थी, और मल्टीपल टाइम्स जो है वो ब्रांड को क्या तेरे, अच्छा ब्रांड ने क्या किया, उस लिस्टिंग के ऊपर सबको जो है ना वो यानी लिस्टिंग आईपी कंप्लेन भेज दी। उस वो क्योंकि वो चाइनीज जो सेलर था ना, वो क्या है उसके सुनने में नहीं आ रहा था, उसने सबको आईपी कंप्लेन भेज दी। हमें भी अमेज़न की तरफ से आईपी कंप्लेन आ गई। अच्छा, ठीक अब है। एक तो अब ये कि अब हमने तो हमारे पास तो इनवॉइस ही डायरेक्ट ब्रांड से है, तो अब ये जो आईपी कंप्लेन आई है इसको अब हम क्या, इसकी वजह से हमारे अकाउंट की हेल्थ पे, अभी तो वैसे तो वहां पे गुड ही लिखी आ रही है, लेकिन जो है इस पे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आईपी कंप्लेन इज अ वेरी सीरियस थिंग फॉर योर तो वहां अकाउंट।
तो वहां तो गुडी अभी ग्रीन ही आ रहा है लिखा हुआ। हाँ, तो वो अगर अलग से, अच्छा आप जो कह रहे हैं आईपी कंप्लीट आपके सेलर सेंटर पर आई है या ईमेल आई है? ईमेल आई है, तो फिर वो वहां पे काउंट भी थोड़ी शो हो होती रही है। है, लेकिन वहां भी शो हो रही है। नहीं नहीं नहीं, फिर वो हो सकता है अमेजोन से भी ना आई हो, आप गौर करिएगा कि भेजी किसने है। नहीं नहीं, वहां ठीक लिखा है, हुआ है notice@amazon.com। ये मैटर ही नोटिस, नहीं करता। आप ईमेल एड्रेस देखें, नोटिस को जो वर्डिंग लिखी है उसको नहीं पढ़े। नहीं नहीं, ईमेल एड्रेस अमेजोन से आई है, अमेजोन से आई है वो, और सेलर सेंटर अमेजोन में से शो। आई है। जी जी, अगर सेलर सेंटर में शो हो रही है तो ही काउंट होगी, और अगर सेलर सेंटर में शो हो रही है तो हो रही है। फिर थोड़े दिनों में इफेक्टिव हो जाएगी। फिर जब आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल करेंगे तो आप बता दिएगा वो अमेजोन तो को अब कि उसका हल क्या करें? इसका हल यही है कि जब अब वो आपके अकाउंट पे शो होना शुरू हो जाएगी, उसके अगेंस्ट अपील का ऑप्शन होता है। जब आप अपील करेंगे तो अमेजोन को बताएंगे कि नहीं, आप ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये गलत आपको भेजी गई है। मतलब पहले हम ब्रांड से जो है कुछ बात करें, या उनको वैसे ही इनवॉइस नहीं दिखा देंगे? नहीं, ब्रांड से तो इसका कोई लेना देना नहीं है अब फिलहाल। अब इसका डायरेक्ट कंप्लेन अमेजोन ब्रांड ने से। की है ना, लेकिन ब्रांड ने नहीं, कंप्लेन की लेकिन है। भेजी तो आपको अमेजोन ने ना। ब्रांड अगर आपको Amazon, भेजता तो आप ब्रांड से बात करते ना। ठीक है। आपको तो अमेजोन ने भेजी है तो आप अमेजोन से लेकिन बात करेंगे। लेकिन ब्रांड ने ऐसी देखिए हरकत क्यों की है, जब उसे पता है कि इन्होंने हमसे बाय किया हुआ है? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि उसका हल क्या है। हल यही है कि आप, अमेजोन ने चूंकि आपको आईपी कंप्लेंट भेजी तो आप अमेजोन से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जो FBA इन्वेंट्री है उसका क्या करें? वो अगर बहुत ज्यादा डिले होगी, आपको डर है कि मसला ज्यादा हो जाएगा, तो रिकॉल करनी पड़ेगी। और आपको लग रहा है कि नहीं अमेजोन जल्दी इसका रिप्लाई कर रहा है, तो ठीक है, रखे रहने दें। जैसे इशू रिजॉल्व होगा तो वैसे भी जब जब गलत ही आपको पता है कि कंप्लेंट आई है तो वो रिमूव हो जाएगी, तो फिर दोबारा सेल करना शुरू कर दें। अच्छा, वैसे अजीब सी हरकत नहीं सेलर की तरफ से कि यानी वो हम तो मैप की वायलेशन नहीं कर रहे थे, वो तो चाइनीज सेलर और बाकी नहीं, मतलब। उन्होंने उसके लिए गधा घोड़ा सब बराबर हो गया ना। आप उसके लिए जी जी, पॉइंट आउट करना पॉसिबल नहीं होता। ये आप हाँ जी जब अगर आप खुद ब्रांड होंगे ना, और जी, आपकी प्रोडक्ट्स को कोई अमेजोन के ऊपर या थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर रहा हो, तो देयर इज नो वे टू नो कि कौन प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है। और फिर सेलर, अब आपकी कंपनी का एलएलसी का नाम कुछ और है और आप अमेजोन के ऊपर किसी और नाम से सेल करते हैं, तो उस ठीक है। ब्रांड के लिए फिगर आउट करना पॉसिबल नहीं है कि ये एग्जैक्ट किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक, तो जी उसके लिए यही बेहतर दिखा कि वो एक साथ सबको ही करते हैं। जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, अब LLC बनाने के लिए कौन सी आप स्टेट कौन सी वैसे रिकमेंड करेंगे जहाँ पे एक तो ये टैक्स वगैरह भी कम न्यू है? जर्सी बहुत अच्छी है, टेक्सास बहुत अच्छी है, कोलोराडो अच्छी है। ये कुछ मतलब स्टेट्स हैं। जैसे जहाँ पे ये टैक्सेस, जो इनकम टैक्स कम है जहाँ पे, नहीं वो नहीं, स्टेट। मैं तो इसको नहीं देखता। मैं हर उस स्टेट को देखता हूँ जहाँ पे इनकम टैक्स मुझे देना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर पूरे मुझे टैक्सेस देने हो, मैं वहां पे प्रेफर करता ठीक है। नहीं, उसका यानी फायदा भी होता है कोई? हूँ। जी जी, फायदा ही फायदा है कि जिस ऐसी स्टेट जहाँ पे टैक्स नहीं देना होता, यूजुअली सप्लायर्स कुछ ऐसे हैं जो ठीक कि है, आपको वहाँ का अकाउंट नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। तो आपने सर टॉप पे आपने टैक्सेस में एक हमारी है, अब उसके अलावा और कहाँ पे आप रिकमेंड करेंगे? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में, ठीक है। और कोलोराडो में उसके बाद? मतलब कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है इसके अंदर, बस सारी सही है, स्टेट्स ही अच्छी हैं। सिर्फ ये देख लें कहाँ पे टैक्स आपने नहीं देना होता, उसके अलावा जो है वहां पर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछना है कि अब मैं जिनका अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, हाँ वो हाँ, उसमें अपने भी फंड्स में उनके साथ जो है ना बीच में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं ट्वेंटी अच्छा। परसेंट जो अपने इन्वेस्ट कर देता हूँ बीच में, तो जो हम्म। और कार्ड जो है ना, एक वो मेरे नाम का भी बना हुआ है, उससे भी हम पेमेंट नहीं करते कि यानी इसकी जब अगर लीगली LLC के अंदर अगर जो है वो मैं भी आ जाता हूँ उसमें, तो यानी कि हमने तो उनको वो भी करना है ना, इनवॉइसिंग भी करनी है जब एक्सपेंसेस जो हम सर्विसेज के, तो उसका क्या बेस्ट सोल्यूशन उसका क्या होना चाहिए? ये उसमें क्या होना चाहिए कि यानी उसको किस तरह से जो है वाइड, उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि जब अपने फंड्स भी उसके अंदर 20% इन्वेस्ट किए हों, और वो सर्विसेज भी हम चार्ज कर रहे हों, तो मतलब ये ये IRS के तो लिए जो है बहुत, ये। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप किसी अकाउंटेंट को हायर करें और अकाउंटेंट से डिस्कस करें, वो आपको बेहतर इस सिलसिले में बताएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। और एक क्वेश्चन और कर लो। चले कर लें, एक ही रह गया तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब अक्सर जो है ना वो कहते हैं, हमारे पास न्यूयॉर्क का सेल्स टैक्स है, लेकिन अक्सर जो है वो कहते हैं हमें मतलब शिकागो का दो, तो जो अगर मांगे उस स्टेट का तो उस स्टेट का फिर बना दिया देखो,
वो न्यूयॉर्क को मानते नहीं है। नहीं तो आप दे तो सकते हैं आप, पर मसला ये रीसेल सर्टिफिकेट लीगली विदाउट हैविंग सेल्स टैक्स परमिट आप तो बना नहीं सकते, नहीं मतलब बिकॉज वहां पे सेल्स टैक्स परमिट के अंदर सेल्स टैक्स आईडी डलती है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम वहां पे रजिस्टर करें फिर हम जी उस स्टेट में एग्जैक्टली आपको जहाँ बिल्कुल मेरे कहने का मतलब यही है कि इनडायरेक्टली जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे उस वक्त आप बना ही नहीं सकते ना। अच्छा हुआ ऐसे है कि अभी हम नंबर तो वही EIN नंबर ही मैंने देखा कि वही लिखा होता है उसके अंदर भी। कहीं कहीं और लिखा होता है, हर स्टेट में नहीं होता। ठीक है, तो अगर यानी कि वैसे तो न्यूयॉर्क में सारी स्टेट्स में जैसे कहते हैं कि चलता है, लेकिन अब शिकागो वाला अगर मांग रहा है कि मुझे शिकागो वाला ही चाहिए तो उस अप्रूवल के लिए फिर शिकागो के अंदर भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कर लें। पहली बात तो ये है कि देखें, अगर आप शिकागो के अंदर सेल्स टैक्स परमिट रजिस्टर करवाएंगे इट मींस ये कि लीगली अब आपने वहां पर सेल्स टैक्स फाइल भी करना है, बिल्कुल और ठीक है आप और कलेक्ट करके फाइल करना है, जी और लेस से अगर आपकी वहां पर सेल नहीं भी आई तब भी नल तो फाइल करना पड़ेगा, तो जी नल जी। के अगेंस्ट भी आपको $40-50 पे करने पड़ेंगे। ये तो तो बंदा मैं खुद ही बहुत कर ले। मिनिमल बता। अच्छा मतलब वो खुद भी अगर बंदा कर ले हाँ चलें, फिर भी आप खुद करना चाहें तो खुद कर लें, तो अब आपने ये इंटायरली आपकी सवाब नहीं एप्पल है, आपकी मर्जी है कि आपने अगर एप्पल आप। वगैरह यूज किया नहीं नहीं एप्स मैं जो नहीं यूज करता वो, मेरा तो यहाँ पर लोकल अपना है, लोग उनको यूज कर लेते हैं। बट थिंग इज कि आपकी मर्जी है, अगर आपके बिजनेस में सेंस बनता है कि आप ये एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें। मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मैं उस सप्लायर को अवॉइड करूंगा, मुझे कौन सा जरूरी है कि मैंने उसी से बाई करना है, इतने सारे सप्लायर हैं किसी और से बाई कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। चल कोई मसला नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तलहा रजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी तलहा। अच्छा सर, सबसे पहले तो एक ये सवाल है कि ना अभी मैंने ना अपने ना कुछ एक इन्वेंट्री भेजी थी वेयर हाउस अमेज़न के, तो वो जो है ना पैलेट मैंने ना पैलेट तैयार करवाया था। अब जो सही मेरा है। वेयर हाउस वाला है ना उसने ना उसमें ना एक केस ना अलग से वो रख दिया था, उसमें कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, वो मैंने मतलब उसको SPD करवाना था। तो मैंने उसको कहा था कि मतलब जो है ना तुम पहले ये पैलेट वाली शिपमेंट क्लियर कर दो, उसके बाद मैं इसकी नई शिपमेंट बना के भेजूंगा, तो ये भी भेज देना। अब ठीक वो है, उसमें जो है ना उसने उसने वो गलती से उसमें डाल दिया। पैलेट में डाल दिया। अब वो शिपिंग प्लान में भी जो है ना क्या कहते हैं, मैंने वो उनको ऐड नहीं किया था, सही है। तो वो अमेजोन अब वो पहुंच गई है इन्वेंट्री। तो अब ठीक वो है, उसके साथ मतलब किस तरीके से जो है ना मतलब अमेजोन से नोटिफाई बहुत करके तरीके से उसको डील होता है ये, लेकिन एक मेजर तरीका इसका ये है कि बाकी सबको इन कर लेगा, इसको इन नहीं करेगा, इसको वापस भेज देगा, क्योंकि अच्छा ये ये उसके पास, हाँ ये उसके पास जो है ना लिखी हुई नहीं है ना, शिपिंग अच्छा प्लान में शामिल नहीं है ये, तो ये इसको वापसी भेज देगा। अच्छा ये मतलब ये श्योर है कि मतलब वो उसको वापिस ही भेजेगा, मतलब ऐसे कोई नहीं नहीं ये डिस्पोज या श्योर डिस्ट्रॉय? श्योर नहीं है, श्योर नहीं है, श्योर नहीं है। यूजुअली ठीक है, ऐसी होता है कि वो उसको वापसी भेज देता है, किसी किसी ठीक है, केस के अंदर डिस्कार्ड भी कर देगा, डिसरिगार्ड भी कर देगा, कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है। मोस्टली केसेस के अंदर अमेजोन वापसी कर देता है। अच्छा वो वापस कर देता है, ठीक हो हम्म, गया। अच्छा और दूसरा सर एक ये चीज थी अभी जो है ना मेरे साथ वैसे हुआ ये था कि मैंने ना सप्लायर से कुछ प्रोडक्ट्स मतलब 3 केसेस मंगवाए थे, तो जिनमें से जो है ना वो UPS ने ना 2 तो अमेजोन डिलीवर कर दिए थे, एक केस जो है ना उन्होंने अपने ही किसी सेंटर में ना मिसप्लेस कर दिया था। अब वो उसका ये था कि जो है ना एक मिनट रिपीट करिएगा, कुछ आपने क्या कहा? अब मैंने इन्वेंट्री परचेज करके ना थ्री डायरेक्ट थ्री ब्रांड से केसेस ही, आपने परचेज, हाँ हाँ जी, किए। तो जो है ना शिपमेंट के दौरान ना UPS ने 2 केसेस तो जो है ना उधर भेज दिए थे, सही है। अमेजोन पहुंचा दिए। एक केस जो है जी ना उन्होंने बीच में ही ना कहीं अपने किसी सेंटर में ना उधर ही उनसे मिसप्लेस हो गया UPS ठीक से। है, ठीक है। तो जो है ना उसके बाद वो बहरहाल मैंने तो खैर काफी उनका जो है ना सर खा के कॉल वगैरह कर आके जो है ना वो बाद में वो मिल गया और वो पहुंच गया, लेकिन उसके लिए ना मुझे मतलब बहुत मुश्किल हुई कि बार बार जो है ना UPS को कॉल करना और उनसे जो है ना कांटेक्ट करना भी इतना इजी नहीं हुआ। तो सर हाँ मतलब क्या बिल्कुल। किया जाए, ये किस तरीके से जो है ना वो किया जाए, क्योंकि वो तो इतनी जल्दी मानते भी नहीं है कि हमसे जो है ना मतलब वो इन्वेंट्री लॉस हो गई है। तो और फिर जो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज फेस आ रहा था ना वो यह था, शिपमेंट तो मैं अमेजोन से बनाता हूँ, अब वो UPS वाले जो वो कहते हैं मतलब उनकी साइट पे अकाउंट होना चाहिए और उससे फिर जो है ना आप केस ओपन करें, तो वो
मैंने तो फिर खैर उनके जो है ना कस्टमर सपोर्ट पे जो है ना बताया उन्हें कि मैंने ऐसे अमेज़न से शिपमेंट मंगाई थी, तो मेरा सही तो है। आपकी साइट पे कोई अकाउंट नहीं, तो वो कर आगे उन्होंने केस ओपन कर दिया था। तो ये मतलब नेक्स्ट टाइम मैंने कहा अगर इन फ्यूचर मतलब ऐसा तो कोई मसला हो इन तो फ्यूचर मतलब। हो तो यही तरीका है, जो तरीका आपने फॉलो किया, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। और अगर उनकी साइट पे और जो अकाउंट वगैरह परेशानी के आपको अभी हुई है, यही परेशानी दोबारा भी होगी, और ये परेशानी सबके साथ होती है, तो इसको अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं। तो सर मतलब कोई इस तरीके से नहीं है कि मतलब उनकी इस वेबसाइट पे अकाउंट वगैरह बना के और वहां से जो है ना उन्हें नोटिफाई कर दिया जाए? नहीं नहीं, वो वो कुछ तरीका नहीं है। आप अमेजोन पार्टनर कैरियर प्रोग्राम यूज कर रहे हैं ना, तो आप तो उनकी जी वेबसाइट को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते ना। अगर आप बिल्कुल उनको यही। एज अ थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे होते अपने खुद के ठीक है। लिए, देन ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है। ठीक अभी हो तो गया। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अभी तो मतलब यही परेशानी है। आप यूपीएस के पास जाएंगे, यूपीएस कहेगा हम नहीं जानते, अमेजोन से बनाई थी, अमेजोन से पूछो। आप अमेजोन के बिल्कुल। पास जाओगे, आप बोलोगे हमारे पास से जा चुका, आप यूपीएस से पूछो। तो ये दोनों एक जी दूसरे के पास घुमाते रहते हैं, और ये कॉमन है। और खास तौर पे ये Q4 Q3 के एंड में और Q4 में तो ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो बस मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है, और ये बिल्कुल पार्ट ऑफ द बिजनेस है सॉर्ट ऑफ। इसके अंदर लॉस भी हो जाता है, टेक इट टू द चेन, कोई मसला नहीं है। दूसरी इन्वेंट्री ठीक ऑर्डर कर दें, परेशान नहीं हो, ये ठीक। छोटी सी चीजों को लेके ऐसा होता रहता है। वो सस्ती इन्वेंट्री नहीं थी ना, इसलिए जो है ना थोड़ा सा। हाँ अच्छा अच्छा, अगर महंगी इन्वेंट्री थी चलो, अगर महंगी तो इन्वेंट्री भी थी ना, तो फिर आपको ये जो दर्द सर अभी आपने लिया ना, ये लेना पड़ेगा दोबारा से, मजबूरी है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। सही हो गया। ठीक है। अच्छा। और जो है ना मैं अपने ना एक अकाउंट पे मतलब सेलर रेटिंग जो है ना वो लेना चाह रहा हूँ। तो हम्म। अभी मैंने जो है ना वो सिकंदर सर की जो है ना वीडियोस भी देखी थी। तो उसमें वो मतलब कहते हैं कि मतलब एफबीएम में तो जो है ना सेलर रेटिंग इस चीज पे डिपेंड करती है ना कि मतलब आपने ऑर्डर जो है ना वो टाइम से फुलफिल कर दिया और प्रोडक्ट जो है ना मतलब बिल्कुल सही थी, या मतलब कहीं डैमेज नहीं थी, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं पूछना ये चाह, और उन्होंने ये कहा था कि जो है ना लेकिन एफबीए केस में जो है ना वो इस तरीके से मतलब आपने जो है ना कोई किसी ने कोई सवाल वगैरह किया, आपने उसका जवाब दे दिया, तो उस पर रेटिंग डिपेंड करती है। तो मतलब मुझे अब समझ नहीं आ रही कि जो है ना कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे एफबीए सेलर जो है ना रेटिंग डिपेंड करती है, क्योंकि वहां पे तो फुलफिल वगैरह ये सब कुछ तो अमेजोन ने करना होता है, उसके अगेंस्ट तो हम नहीं, रेटिंग दे ही नहीं सकते। मुझे आपको पॉइंट नहीं क्लियर हो, यानी आप इस वक्त सेलर की रेटिंग की बात कर रहे हैं, जो 5 स्टार आते हैं, इसकी बात बिल्कुल। कर रहे हैं? जी तो बिल्कुल। आप इसको रिलेट कर रहे हैं कि अगर आपने फीडबैक अच्छा दिया, आपने कस्टमर सर्विस वगैरह आपकी अच्छी होगी, तो आपको फीडबैक मिलने की चांसेस ज्यादा है, नहीं मैं ये कह या रहा हूँ हर कि हाल में एफबीएम, मिलेगा? नहीं नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ एफबीएम के केस में तो ये चीज होती है ना कि मतलब अगर मैंने टाइम से ऑर्डर फुलफिल कर दिया तो इसके अगेंस्ट हो सकता है वो मुझे रेटिंग दे दे। लेकिन एफबीए के कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसपे जो है ना नहीं सेलर नहीं रेटिंग? नहीं नहीं नहीं, देखिए, चाहे एफबीएम हो या एफबीए हो, ठीक है, दोनों सोर्स में वर्ड जो एम्फेसिस वाला जो वर्ड है ना, दैट इज हो सकता है, ठीक है। अब वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो सेलर बिहेवियर बहुत अच्छा था, हो सकता है उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका रिप्लाई बहुत अच्छा किया, टाइमली रिप्लाई किया, ठीक ठीक है। हो सकता है ठीक आपने डिलीवरी का जो टाइम दिया था उस टाइम से पहले उसके पास पहुंच गया, ठीक है। हो सकता, और इसमें 90% जो चांसेस है ना, वो ये हैं कि जो बायर है ना, उसके पास टाइम ही नहीं है। देखो, आप मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हो ना, है, मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हो कभी? बताओ सर जरा। जब से अमेजोन शुरू किया कुछ नहीं खेलता। ऐसा तो नहीं हो सकता है, सर खैर। ऐसा ही है। अच्छा खैर, चलो, जब खेलते थे, सही है, मोबाइल के ऊपर, तो तुमने नोटिस किया होगा, कोई भी गेम आज खेलते हो ना, तो थोड़ी देर के बाद ना वो रेटिंग का ऑप्शन आ जाता है फौरन ही है। वो पहले कभी क्यों नहीं आता, वो गेम के बीच में आता है। अच्छा, वहां पर सिर्फ रेटिंग नहीं होती, उसी के नीचे वो साथ में लिख के देता है रिव्यूज, क्या अगर आपने रिव्यू देना तो दे दो। मोस्टली लोग अच्छा 80% ऑफ द टाइम्स पीपल क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। वो कहते हैं जी मैंने रेटिंग भी नहीं देनी, या रिव्यू का अगर लिखा हुआ जाए ना, रेटिंग नहीं आ रही, रिव्यू आ रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं देते उसको। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अगर वो जान छुड़ानी हो ना, अगर इस सिस्टम का पॉपअप हो कि नहीं जी वो तो जान ही नहीं छोड़ा आपकी, तो वो क्या करते हैं, रेटिंग दे देते हैं उसको, क्योंकि कंपैरेटिवली उसमें टाइम नहीं जाता होता ना, 5 स्टार रेटिंग दे दी, जान छुड़ाई अपनी। बिल्कुल। तो इसलिए ये किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसके अंदर ठीक 90% डिपेंडेबिलिटी इस चीज के ऊपर है कि जिसने खरीदा ना, उस पर टाइम है।
और उसको क्या पता तुम्हारी कौन सी चीज अच्छी लग जाए। अगर एफबीए में, तो एफबीए के अंदर तो कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो क्या है, तुम्हारी पैकेजिंग। क्योंकि कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न, शिपिंग, सारी चीजें तो अमेज़न हैंडल कर रहा है। तो अपने उस प्रोडक्ट को किस पैकेजिंग में भेजा, शायद वो हो सकता है बायर को अच्छी लग जाए, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। तुमने अगर लेनी है रेटिंग तो बस रिक्वेस्ट रिव्यू के बटन के ऊपर ही क्लिक कर सकते हो और होप फॉर द बेस्ट, दैट्स इट। अच्छा सर, एक ये चीज है कि वो कहते हैं कि मतलब जब बायर जो है ना वो परचेज करता है तो अमेज़न की तरफ से उसको ऑलरेडी, वो अमेज़न ये क्लेम करता है कि हमने उसको ऑलरेडी एक मेल भेज दी है रिव्यू की, ठीक है। तो आपको जो है ना वो दोबारा रिक्वेस्ट रिव्यू, वो वहां पे मैंने पढ़ा ना, वो लिखा होता है कि आप दोबारा रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे, लेकिन हम जो है ना बायर सेलर कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करते। तो वो मतलब अगर मैं वहां से कर दूं तो वो सेफ वे है? वो सेफ है। जब ऑर्डर के पेज के ऊपर जाते हो वहां पर रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक करते हो ना, वो सेफ है। वो शुरू के 7 दिनों में नहीं चलता, 7 दिनों के बाद चलता है, हर ऑर्डर के 7 दिनों के बाद चलता है। तो अच्छा 7 दिनों के बाद कर दो, कोई हर्ज नहीं है, अमेज़न ने खुद ऑप्शन दिया है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे मेरे से ना अभी पीछे एक दो मेरे प्रोडक्ट थे, उन पे ना बायर्स ने ना कोई अपने क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, तो मैंने उनको आंसर किए थे। तो वो मेरे से परचेज जो है ना शायद इसलिए नहीं उन्होंने किया होगा क्योंकि मैं बाकी सेलर की जो है ना वो मैं हाई प्राइस पे सेल कर रहा था, तो मेरे पास जो है ना वो बाय बॉक्स वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं किया। लेकिन मतलब अगर से किसी ने मुझे जो है ना मतलब कोई क्वेश्चन पुट किया और मैंने उसका आंसर करते हुए मतलब उसको ये कह दिया कि मतलब मैं जो है ना मतलब आपके लिए इस पे आपको डिस्काउंट दे देता हूँ या ये कर देता हूँ, तो ये मतलब ये इस अमेज़न इस पे मतलब कुछ एक्शन तो नहीं लेगा, ये मैं कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, यानी मैं उसको वो मैसेजिंग पे ये कह सकता हूँ मतलब आप मेरे से परचेज करें, मैं आपको इस पे जो है ना 30% 20% डिस्काउंट देता अब हूँ? इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सबको कहना शुरू कर दो, कभी ऐसा नहीं क्वेश्चन आ नहीं गया तो कर सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और सर एक चीज जो है ना मैं और ये पूछना चाह रहा था कि मतलब सेलर रेटिंग देने के लिए जैसे मैं वीवीआरओ वगैरह करवाता हूँ या कुछ अपने जो है ना वो सेल, तो उसके लिए ये जरूरी है कि मेरे पास ही बाय बॉक्स हो, मतलब जो है ना तभी ही मैं नहीं वो करूँ नहीं या वो? नहीं, बाय बॉक्स किसी के पास भी हो, जब सेलर रेटिंग ले रहे हो ना एज अ जी वीवीआरओ, तो जी वो बंदे को तो पता होगा ना कि सेलर कैसे सिलेक्ट करना है। वो कोई भी सेलर सिलेक्ट करके तुम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया सर, थैंक। और ठीक है, सर एक हाँ एक बोलो। बस और सवाल है सर, एक सेकंड। अच्छा सर, एक चीज जो है ना जो मुझे वो कंफ्यूज करती है वो ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे ना अभी कुछ प्रोडक्ट्स की ना सेल हुई है, बाय बॉक्स मेरे पास अभी तक नहीं आया और मेरे उसके डेली के ना 20 25 यूनिट भी निकले हैं उस प्रोडक्ट के, और बाय बॉक्स मेरे पास एक बार भी नहीं आया। तो मैं ये मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये इस वजह से है कि मेरा जो है ना स्टॉक ज्यादा है, तो वो अमेज़न जो है ना मेरी इन्वेंट्री जो है ना वो निकाल के सेल इसलिए कर रहा है, या जो है ना मतलब स्टॉक ज्यादा होना बाय बॉक्स मिलने के लिए होता है। अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा है तो बाय बॉक्स मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे पास अभी एक बार भी नहीं बाय बॉक्स, और मैं तकरीबन मैं जो है ना और पर डे में आपके मेरे अकाउंट की 30 रेटिंग यूनिट्स। कितनी है? अकाउंट की रेटिंग बताओ। अभी तो कुछ भी नहीं है सर, जीरो है। मैं तो इसलिए फिर कैसे वो आएगा? मुझे खुद नहीं समझ आएगी, मतलब वो जो है ना पर डे में मेरे जो है ना 30 यूनिट्स निकले और मतलब मैंने 3 दिन में 90 यूनिट सेल कर वो चुका हूँ उस उसको प्रोडक्ट कहते हैं, उसको कहते हैं बिगिनर्स लक है, फ्लूक सॉर्ट ऑफ। के। सही। वो ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर तुम आप ना डिपेंड होके बैठ जाओ कि नहीं यार जो पहले आए थे ना 30 ऑर्डर तो अब भी आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब तुम्हारा अकाउंट नया है और तुम्हारे पास एक भी रेटिंग नहीं है तो तुम चांसेस पर ही हो। तुम चांसेस पे रहोगे जब तक तुम्हारे 30 रिव्यूज नहीं आ जाते, तुम हमेशा चांस पे रहोगे। हर बंदा तुमसे कम्पीट कर सकता है। जैसे तुम 30 की रिव्यूज को, रेटिंग्स को आई मीन क्रॉस कर जाओगे तो फिर तुम जी, किसी से भी कम्पीट कर सकते हो। तो सही है, मतलब कितने ऑर्डर के बाद एक रेटिंग लेनी चाहिए, रेशो इसकी जो है ना? वही हम लोग 15% के, कुछ 15% ले रहे हैं, कुछ 10% ले रहे हैं, तुम 5% पे भी ले सकते हो, यानी 100 पे 5। 100 पे 5, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो, नो प्रॉब्लम। मोहम्मद सलाहुद्दीन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, सलाहुद्दीन बताइए। जी सर, अच्छा सर, अच्छा है कि मेरा अभी जर्नी स्टार्ट हुआ है क्लाइंट के साथ ना, तो सही है। अभी क्योंकि Q4 चल रहा है और बाकी चीज़ें जैसे मैं भी सुन रहा हूँ ब्रांड
की रिप्लाई भी एज यूजुअल आ रहे हैं कि नो स्पेस। तो मेरा हाँ जर्नी अब बिल्कुल, स्टार्ट कैसे करूं कि क्लाइंट को भी आप लगे जनवरी कि में काम करेंगे, हो रहा है। जनवरी में करेंगे, अभी कुछ अच्छा, नहीं कर सकते। अभी कोई इस तरह से नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या इस तरह। नो नो नो, इस वक्त आप सिर्फ प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, और प्रोडक्ट हंट, सप्लायर्स हंट कर सकते हो, अकाउंट्स ओपन नहीं होंगे इस वक्त, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे किसी ने टेक्निकली बताया देखा सर। जाए तो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए था दिसंबर में। ओके ओके, बट सर क्लाइंट मिल गया सर, तो सर उसके साथ फिर स्टार्ट कर दिया ना काम। तो हाँ हाँ, ठीक आप है ठीक मुझे गाइड कर दें कि एक सॉफ्ट अप्रूवल वाला जो मेथड है कि आप इसन को अप्रूवल उसमें डालते हैं अपनी ऐड टू प्रोडक्ट में, और फिर उसको रिटेल मार्केट से ले लेते हैं, तो इज इट वाइबल कि हम इसके साथ जा सकते हैं, एफबीए कर सकते हैं है। ऐसे प्रोडक्ट को? आई एम रियली सॉरी, इतना शोर हो रहा था, मुझे आवाज नहीं आई आपकी, थोड़ा सा रिपीट कर दो। ओके सर, मैं ये कह रहा था सर कि सॉफ्ट अप्रूवल जैसे लेते हैं हम किसी एसन की, इन्वेंट्री में डालते हैं उसको, कि अमेजोन उसको ओके कर देता है कि आपको ब्रांड की अप्रूवल नहीं चाहिए। क्या ठीक ऐसा है, एसन हम क्या ऐसे एसन हम सेल कर सकते हैं, रिटेल मार्केट से उठा के एफबीए कर सकते हैं, वहां पर अमेजोन को इनवॉइसेस तो पुट नहीं करनी पड़ेंगी रिटेल हमें? ना 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 ना, नो नो नो, इसको अप्रूवल नहीं कहते फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, अप्रूवल कभी भी जो आपको जो इनवॉइसेस होती है ना, वो 80% टाइम्स अमेजोन को रिक्वायर्ड भी नहीं होती, सिर्फ 20% आपको अमेजोन आपसे स्टार्ट में इनवॉइसेस मांगता है, सही। अच्छा, अब तुम प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हो, बीच में किसी ने आईपी कंप्लेंट कर दी, या बीच में, बल्कि आईपी कंप्लेंट तो इसको बननी जाएगी, लेकिन बीच में लेट्स से ब्रांड की नजर पड़ गई, तो ब्रांड अमेजोन को कंप्लेंट करके तुमसे इसकी रसीद बनवा सकता है, ठीक है। तो रसीद तो किसी वक्त भी आ सकती है, इसके चांसेस हैं कि मतलब चांस के ऊपर है ये, किसी वक्त भी आ सकता है इसका तुम्हारे पर तलवार इसकी। तो आप, तुम्हारी मर्जी है। सही। रिकमेंडेशन इसकी बिल्कुल भी नहीं है, आप रिटेल से लेके नहीं बेचोगे, वो दैट इज कॉल्ड रिटेल आर्बिट्राज, बट स्टिल वो इनवॉइसेस जो है ना, क्योंकि अमेजोन के टीओएस के अगेंस्ट है कि वो अमेजोन उसकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट करेगा नहीं रिटेल की, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट कंपटीशन है ना, उससे नहीं कर सकते। सही सही, मतलब अभी आपका यही है कि वेट करूं और जनवरी में ही मुझे अप्रूवल का अकाउंट्स मिलेंगे, होप सो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, उसामा खालिद, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, उसामा कहिए। सर अच्छा, मेरे एक दो क्वेश्चन थे सर। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन था यूके में वैट से रिलेटेड। अब जैसे सर कुछ जो है ना मिथ्स हैं कि यार कि जो है ना तकरीबन 20% वैट्स आप स्टार्ट में करें, कुछ कहते हैं 6.5। तो आप कौन से रेकमेंड करते हैं? 20% हमेशा। अच्छा, अब सर इसमें मेरे पास एक शीट थी, तो उसमें ये था कि अगर स्टार्ट में अगर हम कर रहे हैं तो हमें 6.5 पे जाना चाहिए, क्योंकि हमें उस पे ना हमेशा सर 20%, कुछ कोई किसी की कोई लॉजिक नहीं सुनो, सिर्फ 20%, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा सर, एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो हम सर प्रेप कॉस्ट करते हैं वो हम 0.3 करते हैं या 0.5, उसकी जो अमाउंट होती है हम उस पे कितना उसको ये तुम यूके की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, प्रेप प्रेप में कह रहा हूँ, यूएस में प्रेप जो हम यूज करते हैं नहीं, उसका हम कितनी कॉस्ट रखते हैं, 0.5 या $1? अच्छा देखो, मैं प्रेप और शिपिंग दोनों कंबाइंड कॉस्ट काउंट करता हूँ 1.8। ठीक है, 1.8 प्रेप और शिपिंग कॉस्ट। ठीक है सर, ठीक है सर, यही दो क्वेश्चन थे। थैंक यू। सॉरी एवरीवन, आप सबको पता है कितनी एक्साइटमेंट हो रही है मैच की। अच्छा जी, सहरिश, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, सहरिश कहिए। तो मुझे आपसे ना प्रोडक्ट के बारे में पूछना था। जी जी कहिए। यूके में मैं होलसेल स्टार्ट करने लगी हूँ, न्यू अकाउंट है मेरा, और जो प्रोडक्ट मैंने हंट किया है उसमें टोटल सेलर जो हैं वो 6 हैं, उसमें 5 जो हैं वो FBM है और एक FBA है, और अभी वो जो FBA है वो आउट ऑफ स्टॉक है। और बाय बॉक्स जो है 30 डेज का अगर हम देखें तो वो रोटेट हो रहा है और वो सारा FBM के पास ही हो रहा है। लेकिन जो सेल कर रहे हैं वो FBA वाले जो हैं उनकी प्राइस उसने रखी थी 22.99, और जो FBM वालों ने है वो 15 रखी हुई है GBP। एक मिनट रुकिएगा।
अच्छा जी, चलें अब आप बताइए। स्टार्ट से कंटिन्यू करें, जहाँ से छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करो। नहीं, जहाँ से आपने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करें। तो FBA वाला जो है उसकी 22.99 प्राइस है, लेकिन अब वो आउट ऑफ स्टॉक है और अमेजोन इसमें नहीं है। बाकी जो बाय बॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा है FBM वालों के पास। तो क्या इस प्रोडक्ट से साथ पहला कुछ ये कि जाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, पहली बात, ऐसे डायरेक्ट अप्रूवल हम आपको दे नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से बताना, ठीक है। सेकंड, जी। अब आपको अगर अप्रूवल लेनी है तो आपने क्या करना है, पहले मुझे बताएं, आप FFL की स्टूडेंट हैं या PL PL की। की स्टूडेंट हैं? अच्छा, आप अपने पोर्टल पे जाइए, वहां पे होलसेल अप्रूवल का एक्सेस दिया होगा, अगर नहीं दिया जी हुआ दिया है। तो BC सपोर्ट के ऊपर ईमेल करेंगे, आपको मिल जाएगा। नहीं ठीक, दिया हुआ है। दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप जी ये जी कीजिए, आप इस प्रोडक्ट को वहां से अप्रूव करवाइए, तो रजी भाई डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को वहां पे चेक करते हैं और रजी भाई आपको वो प्रोडक्ट को अप्रूव कर देंगे। अच्छा, अब आप, ये तो मैं आपको ऑफिशियल सारे मैंने तरीके बता दिए, आप आते हैं जी कि एक जनरल क्राइटेरिया आप ले लें कि किसकी बेसिस को आपने सिलेक्ट करना है। एज लॉन्ग जी एज प्रोडक्ट का BSR स्टेबल है, सेकंड, उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो स्टेबल है, एंड थर्ड, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है न्यू सेलर के पास। ठीक, अगर ये तीन फैक्टर्स हैं आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बस। ठीक। चौथी कोई चीज आपने चेक नहीं करनी। BSR स्टेटस हो रहा क्या है कि 90 डेज का BSR जो है ना, उसके ऊपर आपके एटलीस्ट 60 सेल्स आ रही है, ये इसको कहेंगे हम BSR की स्टेबिलिटी। ठीक, प्राइस की स्टेबिलिटी क्या है कि आपका पिछले 90 डेज के अंदर बाय बॉक्स की जो प्राइस है अमेजोन की, वो 10 to 20% तक ऊपर या नीचे ना गई हो। ठीक, तो आप उसको स्टेबल ठीक। कंसिडर करेंगे। एंड थर्ड इज कि एम जो बाय बॉक्स है उस प्रोडक्ट का, वो न्यू सेलर्स के लिए रोटेट हो रहा है। अगर ये तीन क्वालिटीज किसी भी प्रोडक्ट के अंदर है, एज लॉन्ग एज आपको उसकी सप्लाई मिल जाती है और आप उसके अंदर प्रॉफिटेबल हैं, तो आप सेल करेंगे, बस। और सर मुझे एक क्वेश्चन ये भी करना था कि इसकी प्राइस मतलब क्या रखें, ये तो आप बता सकते हैं ना, कि जैसे प्राइस क्या रखते FBM हैं? वालों ने कि 15 सेलिंग रखी प्राइस है और FBA वालों ने जी सही, सेलिंग नहीं प्राइस नहीं नहीं, मैं आपको 22 बता देता होती हूँ, है। मैं आपको बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस आप हमेशा ये रखते हैं कि करंट सेलिंग प्राइस, जो भी करंट हम्म। बाय बॉक्स की प्राइस है ना, वो प्राइस, और जी 90 डेज की जो बाय बॉक्स की प्राइस प्रीवियसली जो रही है एवरेज की। ठीक, आप उन दोनों को लेंगे और उन दोनों के अंदर से जो भी प्राइस लोएस्ट होगी ना, वो आपकी जी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, अच्छा, ये यूजुअली हर केस के अंदर ऐसी ही होता है। बट अगर बाय बॉक्स, अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर इस वक्त है ही FBM वाले, FBA वाले लोग मौजूद नहीं है, ठीक, तो आप उस सूरत में ये भी कर सकती हैं कि आप FBM का जो करंट बाय बॉक्स का प्राइस चल रहा है ना, आप उससे जी 5% इंक्रीज करके भी बेचेंगी अगर, तो बाय बॉक्स आपको मिलेगा। अच्छा, जो FBA वाला है वो रिसेंटली इसी मंथ में आया था, लाइक 7 को आया था, और अभी जो है 29 को 25 को उसका जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है FBA वाला, FBA वाला। हाँ सही है, वो मैटर नहीं करता। अभी अभी करंटली तो FBM के पास है ना। जी FBM के पास है। हाँ, तो जो करंट उसकी सेलिंग प्राइस है ना FBM की, आप उससे 5% ऊपर पे भी सेल कर सकती हैं। एंड द सेकंड वे टू लुक एट इट इज के आपकी जो भी करंट प्राइस चल रही है बाय बॉक्स की, वो और 90 डेज की जो प्राइस, इन दोनों में से जो भी लोएस्ट होगी उसी पे आप कैलकुलेशन भी करेंगे, वही आपकी सेलिंग प्राइस होगी। सही, ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हिरा, मैंने आपको इन्वाइट किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, वालेकुम मुझे अस्सलाम एक जी। चीज़ पूछनी थी कि मेरे पास अभी एक ईमेल आया था कि अमेज़ॉन की तरफ से कि अभी ये, क्योंकि हम लोग तो यूरोपियन मार्केट में कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जो है यूरोपियन मार्केट के साथ साथ जो है वो टर्की में भी हम आपको एक्सेस दे रहे हैं कि टर्की में भी आपका सेलिंग हो जाएगा। तो मुझे ये चीज़ पूछनी थी क्योंकि मैंने ये सुनी नहीं है, तो मुझे पता करना था जैसे उन्होंने एक्सेस दिया है, और अगर वहाँ से अगर हमें कोई सेलिंग आती है या उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, कि मतलब उन्होंने बोला ये जो Q4 का स्टेज है वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि Q4 का जो हमारा पीरियड चल रहा है इसके अंदर आपको वहाँ से भी सेलिंग हो सकती है, हम आपको उसका इनविटेशन दे रहे, कोई लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इसके चार्जेस लगते हैं या क्या, क्योंकि वहाँ पे वैट वगैरह का आई गेस
होगा? या आपको अमेजोन से आई ईमेल? जी सर, अमेजोन से आई है। एक्स्ट्रा चार्जेस तो कुछ भी नहीं होंगे, बस टर्की में आप सेल करेंगी तो आपको टर्की की सारी प्रिविलेजेस मिल गई, दैट्स इट। और कुछ नहीं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जिंग नहीं है, बस जब आप वहाँ पर सेल करेंगे तो वहाँ की फीस देनी होगी, दैट्स इट। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बिकॉज अब आपको टर्की भी मिल गया तो अब आपको वहाँ की भी सेलर सेंट्रल के पैसे देने हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, जैसे हम लोग और जगह पे कर रहे थे तो हमें वहाँ की जैसे वो वैट रजिस्ट्रेशन करवानी थी, अब अगर वहाँ पे हमारे जा रहे थे तो वो यहाँ पे भी करवानी ये पड़ेगी, process लोकल, होगा? यहाँ पे भी लोकल कुछ ना कुछ करवानी पड़ेगी, बट स्टिल वो तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वहाँ पर टैक्स का सिस्टम क्या है। वो आपको वहाँ की किसी अकाउंटेंट वगैरह से बातचीत करनी होगी अगर आपने वापस सेल करना है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली होल्ड ऑन गाइस, एक मिनट बिलाल रुकिएगा। ओके। हाँ जी, आप लोगों के लिए मैच मिस कर दिया आपने। सब देख रहे हैं यहाँ पे मैच, आप लोगों के लिए हमने मिस कर दिया। एनीवेज, चलें जी, बताइए बिलाल। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे एक ब्रांड का अप्रूवल मिला, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना न्यू ऐड की थी आज से कोई 3-3.5 महीने पहले, और उसमें सिर्फ एक ही बंदा उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो उनको मुझे मीटू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ब्रांड आपको अप्रूवल दे रहा है तो आप कर सकते हैं जी, उसमें एक ही सेलर है फिलहाल अभी, और बाय बॉक्स वही लेके जा रहे हैं, और प्रॉफिट भी अच्छा है उसमें। आप बाय बॉक्स नहीं, अगर ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दी है जी जी, और भले से एक ही सेलर सेल क्यों ना कर रहा हो, कोई मैटर नहीं है, आप कर सकते हैं अगर ब्रांड ने सही है, अप्रूवल दे दिया तो। सही है सर। और उसी ब्रांड की एक प्रोडक्ट, एक नहीं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सीजनल है, सिर्फ Q4 में चलती हैं। वैसे उनका सही है। BSR रहता है 1 लाख से ज़्यादा, लेकिन ये जो आखिरी 3-4 महीने हैं ना, इनमें बहुत अच्छा हो जाता है, सही है, 20,000 तक भी आ जाता है, उससे भी नीचे गुड। चॉइस की कैटेगरी है, तो उनमें चला जाऊँ मैं? हाँ बिल्कुल, सीजनल प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल सेल कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों का सेल करने का तरीका ये होता है, वो सीजनल प्रोडक्ट सेल करते हैं। सही है, चले सही, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी बिलाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बिलाल, बताइए। अच्छा, मैं भी एक क्लाइंट के लिए कर रहा था होलसेल का काम, तो अभी मैं अपना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। उधर मेरे एक दोस्त है, तो मैरीलैंड में मैं करवाना चाह रहा हूँ LLC रजिस्टर्ड, तो वो ठीक है स्टेट, कोई इशू तो नहीं होगा वहाँ पर? मैरीलैंड में? जी हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, तो मैंने एक ये भी बात सुनी कि आपका प्रेप सेंटर भी उसी स्टेट का होना चाहिए, अदरवाइज फिर कुछ ऐसा सेलर कुछ का है नहीं, वो जो ना 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 ना, ऐसा सेल्स, कुछ भी नहीं। कोई इशू नहीं बनेगा सेल्स टैक्स का मुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया सेशन, तो उसमें कुछ सेल्स टैक्स की काफी लंबी चौड़ी बात चल रही थी आपकी किसी से, जी जी। तो वो क्वेश्चन नहीं मैं समझ पाया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें सेल्स टैक्स का कोई इशू होता है या अमेजोन अपने बिहाफ पर ही कलेक्ट करता है खुद ही, जो आगे डिस्बर्समेंट या जो भी है उसका वो करता है, या मुझे भी उसमें कुछ करना पड़ेगा? नहीं सॉरी, एंड वाला पार्ट रिपीट करिएगा, क्या कह रहे हैं? मतलब मैं मैरीलैंड में LLC रजिस्टर्ड करवाता हूँ, बाइंग सेलिंग में जो भी करता हूँ होलसेल में, तो मुझे सेल्स टैक्स को सेपरेट कुछ फाइल करना पड़ेगा? सेल्स टैक्स आपको सेपरेट नहीं, सेपरेट कुछ नहीं फाइल करना होगा। सिर्फ मैरीलैंड के अंदर आपको सिर्फ मैरीलैंड के अंदर आपको फाइल करना होगा सेल्स टैक्स, ठीक है। बाकी सारी स्टेट्स के अंदर आप जिस स्टेट का अमेजोन को कहेंगे, अमेजोन वहां पे आपके बिहाफ पे सेल्स टैक्स कलेक्ट करके रिमेंड कर देगा।
बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नहीं, Amazon ऑन नहीं करता, ठीक है? नहीं, अब मैं ये आपको क्वेश्चन ऑन नहीं करना आपका हाँ मैं समझा बोले नहीं। अभी मैं मैरीलैंड में LLC रजिस्टर्ड करवाई और मैंने सेलिंग स्टार्ट कर दी वहाँ पर। अब वो साल बाद जैसे भी उनका वो एक तो इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, और सेल्स टैक्स की जो रिटर्न आपका कौंसल या वकील जो भी आप हायर करते हो वो करता है सारा। तो इसमें वो सेटिंग में मुझे कुछ करना पड़ेगा मैरीलैंड के लिए, या वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पर एक्टिव होगा सब कुछ? कुछ भी चीज बाय डिफॉल्ट एक्टिव नहीं होती। जब आप जैसे मैरीलैंड के अंदर आपकी LLC आपने सेल करना शुरू किया है, तो मैरीलैंड को तो आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां का सेल्स टैक्स आपने खुद कलेक्ट करके रिमिट करेंगे आप, ठीक। बाकी के जितनी भी स्टेट्स हैं 52, 51, 53 व्हाटएवर, तो उन स्टेट्स का आपको खुद मैनुअली एक एक करके ऐड करना होगा, ठीक। इसमें से 5 स्टेट्स वो हैं जहाँ पे सेल्स टैक्स सिरे से कलेक्ट ही नहीं होता, तो इन स्टेट्स के अंदर वो स्टेट्स तो आप ऐड ही नहीं कर सकते। जो बच जाएंगी स्टेट्स उसके अलावा वो सारी स्टेट्स आपको एक एक करके ऐड करनी पड़ेंगी। उन सब के अंदर Amazon आपके बिहाफ पे सेल्स टैक्स को कलेक्ट भी करेगा, रिमिट भी कर देगा। बट आप सब लोग ये सुन लें, Amazon ऑल्दो ये सारे काम ऑटोमेटिकली कर रहा है, यानी आपके बिहाफ पे कलेक्ट करके रिमिट कर रहा है, बट Amazon इज नॉट डूइंग इट फॉर फ्री। Amazon इसके अगेंस्ट में आपसे चार्ज करता है एक फीस, और वो उसी फीस जो है वो डिफर करती है स्टेट टू स्टेट। कोई स्टैंडर्ड आई डोंट थिंक इसके अगेंस्ट में कोई फीस है, तो वो फी आप लोग गूगल कर लिएगा, बट स्टिल अपने ध्यान में रखिए इसके अगेंस्ट Amazon फीस चार्ज करता है। ये आप ऑप्शन का बताएंगे किस जगह पर होगी सेलर सेंटर में, जो आपको सिलेक्ट करना पड़ती है, आप अभी बता रहे हैं? होल्ड ऑन, रुक जाए मैं देखता हूँ। आप वैसे गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको, हाउ टू टर्न ऑन सेल्स टैक्स कलेक्शन, बट लेट मी सी। अच्छा, वैसे आप वो देखिए फ्रैंकली ये जो आपने अभी बताई ना लास्ट में, बाद में अभी भी वो मतलब समझ प्रॉपर नहीं आई कि आप एक स्टेट का जो Amazon आपके बिहाफ पर कर रहा होगा और जो बाकी स्टेट्स है उसको आप यूं करेंगे कि आप यूं करें कि ये वीडियो को रिपीट पे देखिएगा, उनके क्वेश्चन के हिसाब से ये सेम वही बात ही मैंने की है। कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना। और कलेक्शन, हाँ जी, तो इसका तरीका ये, सेलर सेंट्रल में जाएंगे आप, सेटिंग्स में जाएंगे, वहां से टैक्स सेटिंग्स में जाएंगे, और वहां पे ऐड स्टेट ऐड करने का ऑप्शन होगा, ऐड स्टेट। तो ऐड स्टेट पे क्लिक करेंगे और फिर जो जो स्टेट्स, वहां पे स्टेट्स की लिस्ट आ जाएगी, स्टेट्स की लिस्ट में जाएं, जो स्टेट को ऐड करना है उसको ऐड करते हैं। जितनी स्टेट्स ऐड हो जाएंगी Amazon ऑटोमेटिकली वहां से कलेक्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये वो वाली स्टेट्स हैं जहाँ से आपने बाइंग किया या आप सेलिंग किया आपने? ये वाली स्टेट्स हैं जहां से अगर सेल आई तो Amazon आपके बिहाफ पे सेल्स टैक्स कलेक्ट भी कर देगा और खुद ही रिमिट भी कर देगा। ठीक है, सिर्फ आपकी अपनी स्टेट में आपको मैनुअली खुद से करना पड़ेगा। सर अपनी स्टेट पे करना होगा नहीं, यानी कोई ऐसा रूल नहीं है, टेक्निकल बात है ये कि कोशिश करें कि जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट का आप डायरेक्टली ना करें, यानी उसको Amazon को अलाउ ना करें। उसकी वजह ये है कि जिस स्टेट में आप हैं आपने सेल्स टैक्स परमिट रजिस्टर इस वजह से करवाया है क्योंकि आपने रीसेल सर्टिफिकेट लेना था। अब रीसेल सर्टिफिकेट लेने के बाद अब आप लीगली बाउंड हो गए कि आप सेल्स टैक्स ना, अब आपकी जो भी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से इट्स क्वार्टर, तो अब 3 महीने के बाद आपने वो भरना तो है। अब टेक्निकली देखा जाए तो Amazon, अगर आपने अपनी स्टेट को Amazon के इस ऑप्शन में ऐड किया हुआ है, जैसे मैरीलैंड को ऐड किया हुआ है, मैरीलैंड का टैक्स तो वो खुद ही कलेक्ट करके जमा करा रहा है, तो सेल्स टैक्स तो आपने अभी भी फाइल करना है, 0 फाइल होगा, ठीक, वो डबलिंग हो जाएगी आपके कहने मकसद। एग्जैक्टली डबलिंग हो जाएगी। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि मैरीलैंड का ऑप्शन हटा दो, ठीक है, और उसकी जगह क्या करो कि मैरीलैंड में जितनी सेल्स आती है ना वो खुद उसका सेल्स टैक्स तो Amazon ही कलेक्ट करेगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि Amazon कलेक्ट नहीं करेगा, सेल्स टैक्स वही कलेक्ट कर रहा है, बस क्या होगा वो रिमिट नहीं करेगा, वो आपके अकाउंट में जमा करा देगा। तो जो एक्स्ट्रा टैक्स है ना वो आप जब अपना सेल्स टैक्स फाइल करने के लिए जाओगे मैरीलैंड का, उसी वक्त भर देना। ठीक है,
अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने क्लाइंट का अकाउंट चला रहा था तो उसमें सेलर बोर्ड में मैंने ऑप्शन ऑन की थी फीडबैक के लिए, तो वो तो मेरा ख्याल कुछ 3-4 माह में एक भी फीडबैक नहीं हमें रिसीव हुआ। सॉरी, हाँ बताइएगा क्या कह रहे हैं आप क्वेश्चन? वो सेलर बोर्ड में मैंने जो कैंपेन इसकी ऑन की थी रिव्यूज के लिए, फीडबैक के लिए, तो उससे मेरा ख्याल कुछ 4-5 माह में एक भी शायद आया नहीं रिव्यू, या शायद एक आया था फीडबैक सर। तो इसको होता क्या दिस कॉमन इस तरह नहीं, दिस इज वेरी कॉमन, ये कॉमन है बिल्कुल। हर कोई कभी भी रिव्यू नहीं देता, हर कोई रेटिंग नहीं देता। इनफैक्ट आप अगर इसको ना भी यूटिलाइज करें ना, Amazon आपके सेलर सेंटर में डायरेक्टली ये ऑप्शन आ रहा होता है। आप ऑर्डर्स के पेज पे जाइएगा तो जितने भी आपके ऑर्डर्स है ना, उसके अगेंस्ट में देखिएगा, उसके आगे लिखा होगा रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू, ठीक? तो उसको पर क्लिक करेंगे तो Amazon डायरेक्टली ईमेल सेंड कर देता है दोबारा से। लेकिन वो ऑप्शन आपके पास वो चलता ही उस वक्त है जब उस ऑर्डर को आए हुए 7 दिन हो जाए, यानी फुलफिल हुए हुए बल्कि 7 दिन हो जाए ना, उसके बाद वो ऑप्शन वर्क करता है। तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, आपको वो ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कोई थर्ड पार्टी सर्विस इसमें मतलब ठीक, इसमें सभी ऑर्डर्स का हम कर सकते हैं आफ्टर 7 डेज या जितनी भी उसका ड्यूरेशन है जी, लेकिन वो अप टू आई थिंक 30 डेज और मे बी 60 डेज तक वो वर्क करता है। उसके बाद उससे पुराने जो ऑर्डर होंगे उस पर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वो इशू तो यही है ना कि फीडबैक आता नहीं है, तो उसका कैसे किया जाए? कि आप अभी बता रहे थे कि 30 रिव्यूज एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, स्टोर रिव्यूज। आपके अकाउंट पे इस वक्त करंटली कितने रेटिंग्स है? 4 4 है, तो आपके पास से वो तो खत्म हो गया होगा ना, जस्ट लॉन्च तो लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। नहीं, वो नहीं लिखा। ठीक है, तो बस अब ऑर्गेनिकली आपको वेट करना पड़ेगा। तरीका ये है कि ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें जिसकी सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। छोटी प्रोडक्ट हो, सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, उसको सेल करें। अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी जनरेट होती रहेगी, जितनी ज्यादा सेल्स होंगी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे रिव्यू लाने के। इसके अलावा कभी कभी बीच में वीवीआरओ करवा के देख लें, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लूँ थोड़ा सा, 1-2 मिनट में? हाँ, कोई मसला नहीं, कर लें। अच्छा, इसमें कुछ प्रोडक्ट थी, मतलब मोस्टली वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट आती हैं जो कि आप इसके हीलियम के थ्रू चेक कर रहे थे उसकी सेलिंग वगैरह, तो उसमें मोस्टली मैंने देखा कि अराउंड 90% प्लस वो आपको ठीक नहीं बता रहा होता है। मतलब कि अगर 5 वेरिएशन है तो आपको वो बता देगा कि एक ही सेल हो रही है, हालांकि वो अगर एक्चुअली देखा जाए उसको 999 मेथड के थ्रू या किसी और, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक आ रही होती। शायद मैं गलत भी हूँ उसमें, लेकिन ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, वेरिएशन को चेक करने का, एक्यूरेट चेक करने का कोई तरीका नहीं है। उसकी वजह ये Amazon ने सारी वेरिएशंस को अब मर्ज कर दिया है एक ही लिस्टिंग के अंदर। यानी मर्ज करने से मुराद ये है कि उसका BSR जो है ना वो मर्ज हो गया, ठीक है। बट स्टिल अगर आप कीपा का ग्राफ चेक करेंगे ना इन प्रोडक्ट्स का वेरिएशन का, तो आपको कीपा के ग्राफ फिर भी कंपैरेटिवली डिफरेंट दिखेगा, ठीक। अच्छा, बहुत सा एक जो कॉमन मेथड है वो ये है कि आप हीलियम के अंदर जाते हैं। हीलियम का जो फ्री एक्सटेंशन है ना, जो आपके क्रोम में इंस्टॉल हो जाता है, तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाएं जिसके ना वेरिएशंस है, वहां पर जाके आप ऊपर हीलियम का वो ऑन करें, सबसे बॉटम पे जाएंगे, रिव्यू इनसाइट्स के नाम से एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट रिव्यूज करें, और वहां पर देखें किस वेरिएशन के अगेंस्ट में कितने ज्यादा रिव्यूज आए हैं, तो आप उससे अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेथड वर्क तो करता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसी आपको मिलेगी जिसके अंदर एक भी रिव्यू नहीं आया होगा, तो फिर बंदा कंफ्यूज होता है कि जिसके अगेंस्ट रिव्यू नहीं है क्या इसको सेल्स आ भी रही है नहीं। क्योंकि आप अपनी मिसाल ले लो, आपके पास बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जब शुरू में एक भी रेटिंग नहीं आई थी आपके अकाउंट को, तो उससे पहले क्या सेल नहीं हो रही थी ना सेल, है ना। तो इसी तरीके से वो प्रोडक्ट है जिसके अगेंस्ट में एक भी रेटिंग नहीं आई ना, इसका मतलब ये नहीं उसके अगेंस्ट में सेल्स नहीं आ रही, सेल्स तो आ रही है, लेकिन हमारे पे कोई तरीका नहीं है उसको चेक करने का। तो फिर एक और अभी रिसेंटली मुझे तरीका पता चला, वो ये कि अगर आप वेरिएशन वाली लिस्टिंग पे जाओ और कीपा को ओपन करो, तो कीपा के ग्राफ के अंदर ना एक और टैब आना शुरू होता है वेरिएशंस के नाम से, उसको पर क्लिक करो तो वहां पे भी रिव्यूज के नंबर तो लिखे हुए आ रहे होते हैं, पर उसके लेफ्ट हैंड पे देखना वहां पर रेटिंग्स भी लिखी हुई आ रही होती हैं।
ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी वेरिएशंस जिसके अंदर रिव्यू 0 हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में देखना रेटिंग्स हमेशा कुछ ना कुछ मौजूद होंगी। तो अगर आप हमेशा इस बेसिस के ऊपर फैसला करोगे कि बजाय इसके कि हीलियम पे चेक करो, कीपा के ऊपर डायरेक्टली चेक कर लो, सही, और वहां पर जाके ये चेक कर लो कि किस वेरिएशन की कितनी ज्यादा रेटिंग है। जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग होगी वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होगी। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी सलमान, आपको मैं म्यूट करता हूँ। सर मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा रह गया था। जी बताएं। सर हम जो प्रोडक्ट हंटिंग करते तो मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि हम ओवरऑल ब्रांड में अमेज़न को देखते हैं ना कि ये कितने परसेंट और लिस्टिंग में ये मौजूद है हमारे दोबारा पास। कहें, आपने मुख्तलिफ लोगों से क्या सुना है? हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करते तो हम प्रोडक्ट हमें मिल जाते तो फिर हम उसी ब्रांड के और लिस्टिंग भी देखते हैं ना कि इसमें और लिस्टिंग में अमेज़न मौजूद है या नहीं। सही। तो इसकी वजह से मैंने मल्टीपल ब्रांड्स हुए तो इस वजह से रिजेक्ट किया, क्योंकि उनमें 50% 60% और लिस्टिंग में अमेज़न मौजूद होता था, लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की थी उसमें बिल्कुल ही नहीं था ना। तो ये सही है? अच्छा देखें, मुख्तलिफ लोगों के ना इसको लेके ना मुख्तलिफ राय हैं, ठीक है। कोई किसी तरीके से इसको डील करता है, कोई किसी तरीके से। आई नो देयर आर पीपल, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर 50% अमेज़न सेल कर रहा हो एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर तो आप उस ब्रांड पे मत जाएं, ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि अगर एक ब्रांड के अंदर तुम्हारे क्राइटेरिया के हिसाब से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट निकल कर आ रही हो या 2 प्रोडक्ट निकल के आ रही हो तो इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के, ठीक है। मैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के अगेंस्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ब्रांड के अंदर आप किसी एक ब्रांड के पास जाते हो और उसके अंदर लेस से 90% अमेज़न सेल कर रहा है, 10% भी अमेज़न प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल नहीं कर रहा ना, लेकिन और लोग तो सेल कर रहे हैं ना, एज लॉन्ग एज अदर पीपल आर सेलिंग आप भी सेल कर लो, ये तो मैटर ही नहीं करता। यस सर, यानी कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल। हाँ, मतलब कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है, बस जो भी मिले सेल करो बस। अच्छा, क्योंकि अभी इंक्यूबेटर में भी एक बंदा था जिसने 30% अमेज़न मौजूद था पूरे ब्रांड में, लेकिन उसने जिस दिन मीटू कर लिया तो अगले ही दिन वो लिस्टिंग में अमेज़न आ गया ना। तो मैंने कहा कि इसको तो कोई फायदा नहीं, इसकी वजह से हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते कि ये नहीं कि ये इस लिस्टिंग में नहीं है लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स में अमेज़न मौजूद है। तो मैंने कहा ये तो कोई रीजन नहीं हुई ना। नहीं, तो, ये कोई रीजन नहीं है। अगर हिस्ट्री देखो, आप हिस्ट्री देख के फैसला करते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि एक प्रोडक्ट के पीछे जा रहे हो कि तो आप बगैर हिस्ट्री देख के जो ना वो ऑर्डर को परचेज, वो इस प्रोडक्ट को परचेज कर। नहीं सर, उस प्रोडक्ट में तो सरे से अमेज़न एंटर ही नहीं हुआ होता है। तो बात फिर तो वो किस्मत हो गई ना। तो ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि अमेज़न आ सकता है या नहीं आ सकता। और अगर 50% अमेज़न या 80% अमेज़न प्रोडक्ट्स पे है, दैट डज नॉट गारंटी कि अमेज़न बाकी के 20% प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आ जाएगा। किस्मत है, आना होगा तो आ जाएगा। क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 0% जो है वो अमेज़न अवेलेबल था, आप जिस प्रोडक्ट पे मीटू करके बैठे थे उसके ऊपर भी अमेज़न आ गया अचानक। इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो गारंटी हर हाल में देखा जाए तो कोई भी नहीं है, ठीक है। एज लॉन्ग एज तुम्हें प्रोडक्ट सेल करने को मिलती है तुम सेल करो, दैट्स इट। अच्छा, थैंक यू सर। और कभी और हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि तुम प्रोडक्ट सेल करो और अमेज़न आके बैठ जाए तो भाई आप इसको समझोगे कि सही मेरा अब नुकसान हो रहा है, अब इस प्रोडक्ट पे मैं सेल नहीं कर सकता, सस्ती करके लिक्विडेट कर दो, बस जान छोड़ा उससे, फिर नई प्रोडक्ट हंट करी नई। हाँ, फिर तो लिक्विडेशन ही इसका हाल होगा ना। जी। हाँ एग्जैक्टली, वो मसला नहीं है, इसकी कारोबार है, नुकसान होता है। जी, थैंक यू सर, चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी सलमान, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। मान चले गए। बिलाल आपको जी मैं दोबारा आया हूँ। एक क्वेश्चन में भी अनरिलेटेड मेरा रह गया था एलएलसी क्रिएशन के हवाले से। वो इधर एक दोस्त है वो करवा रहे हैं, वो एलएलसी क्रिएशन के लिए सिर्फ पासपोर्ट रिक्वायर्ड करते हैं, उसकी कॉपी ना। तो जो मेरे दोस्त हैं अभी उनके जो काउंसिल है वहाँ पर, वो उन्होंने मुझे 3 डॉक्यूमेंट्स बताए, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। ये तीनों आप कलर
फोटो कॉपी है ना, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा के भिजवाएं। तो ये एलएलसी के लिए रिक्वायरमेंट है या आईआरएस में रजिस्ट्रेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है उनकी? I have no idea, ये होलसेल रिलेटेड चीज नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर। ये चलो, आप चलो, no किसी issue। अकाउंटेंट से कंफर्म करना पड़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, आतिफ रफीक, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आतिफ। अच्छा सर, मुझे एक क्लाइंट मिला है, उसकी यूके में कंपनी है और अकाउंट भी यूके का है होलसेल के लिए ना। अब मुझे थोड़ा इस पे कंफ्यूजन है क्योंकि नॉर्मली लोग जो है ना यूएस को प्रेफर कर रहे होते हैं, तो क्या इसमें मुझे जाना चाहिए या नहीं? थोड़ा मुझे इस पे वो चाहिए कि क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं यूके के लिए अभी इस टाइम पे। इस टाइम पे तो आप किसी भी मार्केट में नहीं जा सकते, या आफ्टर आप फोर्थ क्वार्टर को उसके बाद कर लें, आफ्टर मतलब आप 2 महीने तो फिर आप किसी भी मार्केट में जा सकते हैं। जा सकते हैं नहीं तो किसी भी मार्केट में जा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इस पे डिफरेंट वो है ना, लोग कहते हैं यूके में बहुत ज्यादा आपको मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग मेहनत करने के आदी नहीं है वो ये कहते हैं कि यूके बहुत बुरा है, ठीक है जी। मैं ऐसी से हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है। यूके के अंदर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। इनफैक्ट यूके के अंदर अकाउंट खोलना इज वे इजियर देन ओपनिंग अकाउंट्स इन यूएसए। इनफैक्ट पीपल कैन ओपन अकाउंट ओवर अ वन फोन कॉल, और ये बहुत कॉमन है यूके के अंदर। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकलती हैं बिल्कुल, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू नेगोशिएट विद द सप्लायर, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ बिजनेस, इट्स अ रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस। इट इज नॉट समथिंग कि तुमने काम स्टार्ट किया और यू आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम डे फर्स्ट। इवन किसी सप्लाई की प्राइस लिस्ट आती है और आप उसके साथ काम शुरू कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मुझे 10%, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में ये पढ़ा था कि 10% एटलीस्ट चूंकि होलसेल रिटर्न देता है, तो अगर 10% रिटर्न आएगा तो ही मैं सप्लायर के साथ काम करूंगा। अगर ऐसा सोच के बैठे पे तो आप यूएस में भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपकी मिसाल नहीं दे रहा हूँ, मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माइंडसेट को क्लियर रखें। माइंडसेट को ये रखें कि रिलेशनशिप पे काम करना है। अगर मुझे ब्रेक इवन पे काम करना पड़ेगा मैं तब भी करूंगा। मेरे प्रॉफिट्स आना शुरू होंगे 3 से 4 महीने के बाद। 3 से 4 महीने की मेरी इन्वेस्टमेंट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, दोनों मैं स्पेंड करूंगा। और चौथे महीने से एक्सपेक्ट कर, तीसरे महीने से एक्सपेक्ट करूंगा, चौथे महीने से एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सप्लायर अब मुझे बेनिफिट्स देना शुरू करेगा। और फिर हमेशा लॉन्ग टर्म के ऊपर लोग काम अगर आप लेके चलोगे तो अच्छा चलेगा। I know people who are doing very well in UK right now. I know people who are doing very well in Germany right now. There are people who are doing excellent in UAE. तो marketplace कोई भी बुरी नहीं है. Consistency is the main thing. That's it. ठीक है। एक्चुअली मैं वो इसलिए पूछना चाह रहा था क्योंकि A to Z उसको अकाउंट को हैंडल करना है, तो मैंने कहा ये ना हो कि आप काम शुरू करें और आफ्टर 2 months बंदा कहे कि नहीं यार ये तो गलत उस पे चले गए मार्केट में। नहीं थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं इसलिए ताकि पूरा बंदा जोर लगाए उस चीज पे ना, फिर नहीं, जोर लगाए, मार्केट कोई सी भी हो वर्क करेगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड, इनिशियली उसने कोई $5,000 to $6,000 वो कह रहा है कि अभी मेरे पास है, मैं मतलब फर्दर इसको इनिशियली सही है फर्स्ट इन्वेंटरी के लिए, बट आइडियली यू शुड हैव एटलीस्ट $10,000। $10,000 वो ऑब्वियसली वो भी कह रहा था कि अगर कोई पॉजिटिव मुझे मतलब चीजें नजर आनी शुरू हुई तो मैं फर्दर एग्जैक्टली ये सेम यही बात है जो हर किसी के, हर कोई यही कहता है कि मैं 5,000 अभी लगा रहा हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट दिखेगा तो फिर देखा जाएगा कि मैं 5 और लगा दूंगा। ऐसा नहीं है, बिजनेस को गलत तरीके से लेके चल रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ बिजनेस वर्क्स। आप पहले से एक कैपिटल सेट करके रखते हैं। अगर आप $5,000 का बजट लेके चलेंगे ना तो आपका प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट होगा। अगर आप $10,000 का बजट लेके निकलेंगे तो आपका प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। आप दूसरी तरीके से प्रोडक्ट को हंट करेंगे, आप दूसरी तरीके से सप्लायर्स को रीच आउट करेंगे। ये इंटायरली डिपेंडेंट आपके कैपिटल के ऊपर है, ठीक है। तो अगर वो एक बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5,000 से मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा, उसके बाद मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, वो इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, तो ये मिक्सअप हो जाएगा और स्ट्रेटेजी टोटली दोनों की डिफरेंट है। तो दोनों की स्ट्रेटेजीज को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद क्लाइंट को उस हिसाब से गाइड करें कि नहीं जी मुझे शुरू में ही 10 चाहिए,
मुझे 10 इसलिए चाहिए क्योंकि मैं इस टाइप की प्रोडक्ट्स को हंट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें फायदा ज्यादा है। लेकिन अगर आप कहेंगे 5,000, तो 5,000 के ऊपर मैं स्पेंड नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेशन है। मैं एक वक्त में 5,000 की इन्वेंट्री बाई करूंगा तो वो 5,000 की इन्वेंट्री के पूरे पैसे रिकवर होने में 3 महीने लग जाएंगे। लाइक वो साइकिल में बिल्कुल ठीक हो गया। वो 3 महीने के बाद फिर मैं दोबारा 5,000 का स्पेंड करूंगा। तो इस तरीके से तो मैं पूरे साल में देखा जाए तो सिर्फ $20,000 इन्वेस्ट करूंगा, विच इज लाइक नथिंग। ठीक है ना? तो इसलिए आपको इस हिसाब से अगर क्लाइंट को समझाओगे, क्या आप लोगों से जो जितने भी लोग हैं जो कि खुद काम करना चाहते हैं या किसी क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं, प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें। 5,000 6,000 से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, बट वो रिटर्न आपको कुछ भी नहीं देगा। $5,000 का रिटर्न है 500, क्योंकि 10% इस बिजनेस का पोटेंशियल है, और आपके खर्चे वगैरह मिला के तो $500 तो वैसे ही लग जाता है एक अकाउंट के ऊपर, तो प्रॉफिट तो वैसे ही कुछ नहीं बचेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक दो छोटी छोटी चीजें और सर बता दें। एक तो 2 डोमेन है उसके पास, एक .biz है, एक .com है, तो इसमें भी कोई फर्क पड़ता है? हम कोई फर्क नहीं पड़ता, बट .com पे चले जाएं ज्यादा बेहतर है, और अगर यूके में है तो .co.uk पे जाएं, ज्यादा बेहतर है। ओके। अच्छा, सेकंड जो है वेबसाइट, एक तो अभी इनिशियली तो इसके पास एक सिंगल पेज की वेबसाइट है जो उसने वैसे बनाई थी, तो वो उसको हमें फर्दर थोड़ा सा होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उसे करना पड़ेगा। ये चीज को अंडरस्टैंड कर लें, वो जमाना चला गया जब हम ये कहते थे कि हम यानी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते थे और हम ये कहते थे कि हम इसके ऊपर रीसेल करेंगे तो काइंडली हमें अकाउंट दे दें, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करना। अब सप्लायर इस चीज के ऊपर अकाउंट नहीं देते। ठीक है? अगर वो आपको मना कर रहा है कि अमेज़न के ऊपर रीसेल नहीं करना, बेसिकली हम झूठ बोल के सॉर्ट ऑफ अकाउंट ले रहे थे ना, तो अब अमेज़न, आप सप्लायर जो ना इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर सप्लायर कह रहा है अमेज़न के ऊपर नहीं रीसेल करना, तो आप वेबसाइट का बहाना करके भी नहीं ले सकते। वेबसाइट अभी भी रिक्वायर्ड है, ई कॉमर्स की रिक्वायर्ड नहीं है। एज इन जनरल आपको अपनी कंपनी की एक प्रोफेशनल जो वेबसाइट होती है ना, वो अभी भी आपने बनानी है। तो उसमें मल्टीपल सेट प्रोडक्ट्स हम उसमें वो लगा लेंगे उसको शो करने के लिए। बट नहीं, अभी मैंने आपको कहा ना, जब वो ई कॉमर्स की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं मैटर ही नहीं करती, मैटर ही नहीं, तो प्रोडक्ट्स जो शो ही नहीं होंगी ना, वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट के ऊपर आप सेल तो नहीं करते ना। जी जी, मैं समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ठीक है जी। मोहम्मद सालिक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सालिक बताइए। हम यूएई में कर रहे थे होलसेल, तो कुछ ऐसी लिस्टिंग्स हैं, हम हेल्थ की कैटेगरी में कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी लिस्टिंग्स हैं कि जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। GTIN एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं, तो उसको करने का क्या तरीकाकार हम बेहतर है? अच्छा जी, वहां पर तो ट्रेडिशनल होलसेल होती नहीं है, तो हम आपको ट्रेडिशनल तो कोई तरीका बता ही नहीं सकते। ऐसा ही तो थोड़ा, हाँ, तो वहां पर हर काम गलत तरीके से ही हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहां पे मोस्टली जो लोग हैं वहां पर ब्रांड्स वगैरह तो है नहीं, क्या ब्रांड्स अप्रूवल है? ऐसा ही कोई चक्कर नहीं है। ब्रांड्स अप्रूवल भी हैं, लेकिन वो थोड़े हैं, से कि 60% है, ज्यादातर तो वैसे चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि IP क्लेम भी काफी हैं और दूसरे भी प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन के भी काफी हैं, लोग जाने से घबराते हैं। लेकिन बहरहाल हमने, अच्छा, मैंने इसमें 2-3 कोशिश की हैं कि दूसरी मार्केट में जाके हम दूसरे अकाउंट पर लाइव करें, फिर उधर से सेल ग्लोबली करें, तो वो आ जाती हैं। अच्छा, लेकिन मसला अब फेस ये कर रहे हैं कि हमने कुछ सऊदीया में भी 1-2 पंगे लिए हुए हैं। उस सिनेरियो में एक दफा तो सेल, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, पहले का तो चलो एक उसको देखते हैं। दूसरे में ये है कि एक दफा मैंने सेल ग्लोबली की हैं, कोई 5 से 6 लिस्टिंग्स यूएई से सऊदीया के लिए हो गई हैं, ठीक है, दोबारा नहीं हो रही, ठीक है। और अमेज़न को बात ये समझ नहीं आती, वो कहता है कि हम ऐसा कोई एसन दूसरी मार्केट में लेके नहीं जाते जो पहली मार्केट में ना हो, जबकि मैं पहले 5-6 एसन मैं खुद लेके गया हूँ।
तो कोई है सेल ग्लोबली के बारे में भी टिप के उसके बारे में क्या किया जाए, और ये यूएई में भी देखिए किस तरह ये से? हकीकत है कि वो लिस्टिंग जो कि एग्जिस्ट नहीं करती ना, उसको तो इधर उधर नहीं ले जा सकता। ये तो नॉर्मल टीओएस है इसका, अमेज़न का, सही। ऐसे ही। अच्छा, जिन सूरतों में वर्क कर गया वो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि नई मार्केट प्लेस है कंपैरेटिवली, तो शुरू के अंदर जो है ना वो उन्होंने हो सकता है ना ध्यान दिया हो, तो इस किस्म की चीज हो गई हो। बट अगर आप इन जनरल अभी देखोगे ना, जैसे यूएस से तुम यूके करने की कोशिश करो, नहीं होगा, ठीक, सही है। क्योंकि वो ज़रा एस्टेब्लिश मार्केट प्लेसेस हैं, बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पर कंपैरेटिवली बैरियर्स ज़्यादा हैं, लोग इस किस्म की चीज़ें पहले ही ट्राई कर चुके हैं, तो अमेज़न ने वो लूप होल्स पकड़ के फिक्स कर दी। अच्छा, यूजुअली एक जगह अगर फिक्स कर दी तो दूसरी जगह भी वो फिक्स हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली, बट अगर नहीं भी हुए तो अब ऐसा ही है कि आपके पास भी अगर चेक करोगे तो यूएई के अंदर आप अगर बंद हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक। अब जहाँ यानी तक कि बात है, हाँ मतलब, और जहाँ तक बात है आपके और फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि अभी क्या किया जाए, मैं तो आपको बोलूँगा ये आपका क्वेश्चन ना, आई थिंक सिकंदर भाई जो है ना वो सही आंसर करेंगे, क्योंकि मुझे सही। इतना एक्सपीरियंस है नहीं यूएई के अंदर होलसेल करने का, तो और सिकंदर चूंकि हैं ही दुबई में, आई थिंक वो आपको आंसर कर सकेंगे बेहतर। अगर ये आप चाहो तो ये क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर बूट कैंप के उसमें पोस्ट कर दो ग्रुप के अंदर, और सिकंदर भाई को और रजी भाई को टैग कर दो। बेहतर है, बेहतर है। अच्छा, ठीक है। तलाल भाई, मैंने सिकंदर भाई से पूछा, वो सिकंदर भाई बिलाशुबा तो यूएई में ही है, लेकिन वो कहते हैं मैं यूएई को में होलसेल करता ही नहीं, सेल ही नहीं हाँ करता। वो अच्छा हाँ ये बात ये यार वो ठीक यूएई है, में करते तो उनको है नहीं। उनको उस बारे में भी नहीं। अच्छा, एक और छोटा सा आपसे एक मशवरा था। हम सऊदीया में सेलिंग शुरू कर दी हमने, ठीक है। सेलिंग शुरू करने के बाद हमारी कोई उधर सेल्स कोई 25-30 हज़ार रियाल की हो गई, ठीक है। अच्छा, हमने अपना कोई अभी तक डिपॉजिट मेथड ही अटैच नहीं किया। अब सिचुएशन ये है कि कंपनी है हमारी दुबई में, और यूएई से कोई भी ट्रांसफर वाइज इस टाइम न्यू साइन अप नहीं हो रहा। पे नील जो या यूएई का कोई भी बैंक है ना जो वो सऊदीया के साथ अटैच नहीं होता, तो हम कौन किसी और कंपनी के नाम पर से कि XYZ एक कंपनी है ना वर्क ही नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा किसी और फिर कंपनी अब को। क्या फिर इसका हल निकाल लें क्या? अगर से कि किसी और कंपनी का अटैच करके अपना लीगल एंटिटी का नेम चेंज कर दें तो फिर किसी और का अटैच करके नहीं, अटैच ही नहीं होगा ना। अगर पहले नाम चेंज है तो अटैच ही नहीं होगा, तो ये पहले ही नेम चेंज करके अटैच करके देख लो, फिर पॉसिबिलिटी हो सकती। अगर गलत अटैच करें तो कभी आपने फेस किया है कि अकाउंट ब्लॉक हो, क्योंकि हम वो उसमें अब 25-30 नहीं हज़ार। अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, वो अटैच नहीं होगा, बस वो ये बता देगा ये इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही। अच्छा, बस इतना ही कहेगा। हम हाँ ट्राई नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा खैर ठीक है, अब क्योंकि करना ही करना है हमने ट्राई, तो मैं करता हाँ हूँ। भाई, ठीक गलती है। हो गई, मैंने इन्फॉर्मेशन डाली और वो हाँ, मैच नहीं करी, तो आपने बता दिया भाई वो मुझसे मिस्टेक हो गई, थॉट में कुछ और इन्फॉर्मेशन डाला, बस सही खत्म, ये कोई इतना वो नहीं है मसला। ये कोई इतना मसला नहीं। सही 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 सही, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सहरेश जी आपको अनम्यूट कर दिया। सहरेश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सहरेश कहिए। जी, मैंने अभी आपसे बात की थी, लेकिन दोबारा क्वेश्चन एक रह गया था, तो वो जी पूछना जी था मुझे पूछिए आपसे। पूछिए, कोई मसला नहीं, बताइए। सर, जो वेबसाइट है जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ प्रोडक्ट के लिए, अगर मैं उस पे जाके ऑर्डर दे रही हूँ वेबसाइट पे ना, लाइक 50 क्वांटिटी का यूनिट्स, सॉरी 50 यूनिट्स का, तो टोटल मेरा अमाउंट बन रहा है 299 पाउंड। सही है। तो उस पे जब फाइनल चेकआउट कर रही हूँ, कंफर्म ऑर्डर कर रही हूँ, तो वो डिस्काउंट दे रहा है मुझे 227 का, मतलब 227 का डिस्काउंट है, और जस्ट मुझे पे करने पड़े 72 पाउंड्स। इज दैट इवन पॉसिबल? अच्छा, इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है आपको? आई मीन सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है क्या। मतलब ऑलमोस्ट 300 पाउंड है, तो उसमें 227 जो है वो डिस्काउंट हो रहा है, और 72 मुझे पे करने पड़े हैं। ऐसा हो सकता है क्या? आप अच्छा, बात ही ऐसी, मुझे भी शक हो रहा है।
मेरा ख्याल है जरा उनकी सपोर्ट को रीच आउट कर लें। और आपके पास उनका अकाउंट है तो ऑब्वियसली आई थिंक आपके पास कोई आपको अकाउंट मैनेजर भी असाइन हुआ होगा। अगर अकाउंट मैनेजर असाइन है तो उसको कांटेक्ट करके उससे कंफर्म कर लें कि इज दिस फॉर रियल, कि वाकई में ऐसा है। हम उसकी कैटेगरीज में गए हैं तो ये वेबसाइट काफी मुझे बड़ी लगी है, मतलब उसके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं और रिव्यूज में गई हूँ तो आपके पास इसका अकाउंट है? आपके पास इसका अकाउंट है? अकाउंट मैनेजर कोई नहीं असेस किया हुआ, मतलब अकाउंट है। नहीं हुआ हुआ, अच्छा चलें कोई बात नहीं। आप सप्लायर के जो है ना हेल्प को रीच आउट करके देखें। अब हेल्प सपोर्ट का जो भी नंबर दिया हुआ हो उस फोन नंबर पर कॉल करके कंफर्म कर लें। ये ज्यादा बेहतर है कि कोई गलत ऑर्डर प्लेस कर दें, खुदा न खास्ता पैसे ना जाया हों। ठीक है, इन्होंने कोई अपना एड्रेस एक तो नहीं दिया हुआ और दूसरा जो है जस्ट ईमेल दी हुई है, एड्रेस भी नहीं है, मतलब मोबाइल नंबर भी, फोन नंबर कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा है, फिर तो बिल्कुल ना बाई करें, ऐसी कंपनी से बिल्कुल बाई नहीं करें। कॉन्टैक्ट अस में जा रहे हैं ना तो सिर्फ यही दे रहे हैं, जस्ट ईमेल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। तो ईमेल सेंड करके देख लें, होपफुली अगर 1-2 दिन में रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, वरना मैं रेकमेंड करूंगा कि ना करें। क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। होता नहीं इतना बड़ा डिस्काउंट। चले कोई बात, पाकिस्तान जीत गया इसकी मैच की खुशी में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सैरिश थी ये। शेब आपको अनम्यूट किया मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम फिलहाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी शेब। जी उम्मीद है कि आप खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं खैरियत से। जी अच्छा, मैंने 18 तारीख को FBA में स्टॉक भेजा था तो 20 को पहुंच गया था FBA में ना, वेयरहाउस में अमेज़न के। गुड तो अभी तक वो लाइव नहीं हुआ, तो मैं स्टेटस चेक कर सकता हूँ किसी तरह से अमेज़न के अंदर के अभी क्या स्टेटस चल रहा है मेरे स्टॉक में? आपने भेजा था, शिपिंग प्लान बनाया था? शिपिंग प्लान से ही भेजा था ना? शिपिंग प्लान बनाया था, ड्रॉप ऑफ किया था क्योंकि वो लेने नहीं आए थे अभी तक, वो मैंने कहा कि चलो टाइम वेस्ट कर हम ड्रॉप ऑफ कर देते। तो वो शिपिंग प्लान को ही, जिस शिपिंग प्लान से आपने भेजा था ना उसी को ओपन करेंगे तो फोर्थ नहीं थर्ड टैब जो होगा ना उसके अंदर आपको आपका दिख रहा होगा सारी इंफॉर्मेशन कि इस वक्त करंट स्टेटस क्या है। और आप चूंकि इस वक्त Q4 में तो दिस इज नॉर्मल, लाइव होते होते बिल्कुल पॉसिबिलिटी है 10 से 15 दिन लग जाए। ठीक है, चल नो प्रॉब्लम। उसामा खालिद आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया था कि कोई ऐसी शीट है सर US या UK के लिए जो हम जो है ना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे तो बहुत है, कोई एक जो EC की तरफ से हो या आपकी कोई शीट हो सर जो हमें मिल सकती हो प्रॉफिट कैलकुलेट, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालने के लिए? जी सर। हैं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालने की कोई शीट तो होती नहीं है। नहीं सर, प्रॉफिट जो मतलब जो हम प्रॉफिट कैलकुलेशन की शीट की बात कर रहे हो? जी सर। प्रॉफिट कैलकुलेशन की शीट जो ना, मैं तो यार वही यूज करता हूँ जो रजी भाई ने बनाई हुई ना, तो मैं तो वही वाली यूज करता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी? अच्छा हाँ वो बता देता हूँ तुम्हें। ऐसा करो बल्कि लेट मी मेक श्योर इफ इट्स देयर, इफ इट्स स्टिल देयर, क्योंकि लास्ट टाइम तक तो थी बट मुझे अभी काफी दिन हो गए मैंने चेक नहीं किए। मैं स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ वहां पे, लेकिन अभी काफी दिनों से किसी ने पूछी नहीं इत्तेफाक से, तो मैंने भी चेक नहीं की। एक मिनट मैं जरा चेक करके आपको बताता हूँ। जी हाँ जी बिल्कुल रखी हुई है। अच्छा तो ऐसा करेंगे, आप एक्सट्रीम कॉमर्स का मेन ग्रुप जो है ना फेसबुक का, जी सर, आप वहां जाएं और फाइल्स का सेक्शन में जाएंगे और वहां पे फाइल्स सेक्शन में ऊपर सर्च का बटन दिया होगा, ठीक, वहां पर होलसेल लिख दें बस।
तो होलसेल की 4 जो हैं वो रिजल्ट्स आते हैं। उसके अंदर से एक रजी भाई ने जो एक स्प्रेडशीट अपलोड की है, इसका नेम है FBA होलसेल कैलकुलेशन शीट। मैं कॉपी कर देता हूँ नाम इसका, ताकि आप बाकियों को भी आपको पता चल जाए। ये ठीक है, इस नाम से है फाइल, ये डाउनलोड कर लो। इसके अंदर जो ना UK US दोनों कैलकुलेशन की शीट बनी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा खालिद बलोच जी। खालिद बलोच, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी खालिद। अच्छा सर, हम होलसेल बेसिकली कह रहे हैं यूएस में, तो मुझे आपसे उसके रिगार्डिंग ये सवाल पूछना था कि आप जिस तरह से हमने मरकरी अकाउंट है हमारा यूएस का, तो उसका ये चीज पूछना था, एक तो वो सिक्योर है कि हम उसमें अपनी पेमेंट्स रख सकते हैं या नहीं, पहले तो आप ये एक मेरा सवाल है। बिल्कुल सिक्योर है। और अच्छा, और दूसरा चीज ये मुझे बताएं सर कि बेस्ट वे क्या है अमेज़न, हमारा अब हम पाकिस्तान से मरकरी में हमने पैसे ट्रांसफर करने, तो ऐसा क्या बेस्ट वे है जिसमें हमें चार्जेस कम पड़े? क्योंकि मैंने अभी $1000 भेजे मरकरी में अपने डेबिट कार्ड से ना, तो उस पे तकरीबन मुझे PKR 21,000 टैक्स, मतलब मुझे चार्जेस जो ऊपर पड़ गए हैं वो हैं, लाइक 1000 मैंने भेजी है सिर्फ डॉलर्स। तो इस ऐसा कोई आप ऐसी मुझे कोई अच्छी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि जिसके थ्रू हम भेजें और हमें चार्जेस कम हो, कुछ ऐसा हो? ट्रांसफर वाइज से हमने भेजे थे। नहीं, एक्चुअली सॉरी, ये आपको कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं बता सकता डायरेक्टली के पैसे भेजने का क्या तरीका है। पैसे भेजने के लीगल चैनल आप सबको पता है, और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बैंक ही कंफर्म करके दे सकता है कि नहीं, ट्रांसफर सॉरी क्या सॉरी, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह से ट्रांसफर वाइज एक नॉर्मल हर बंदे को पता है कि ट्रांसफर वाइज ही एक ऑप्शन है, तो यही ट्रांसफर वाइज ही है या आप कोई और आगे पीछे से कुछ कर सकते हैं, या मतलब मैं कह रहा हूँ कोई और अगर आप ऑप्शन बता दें। अच्छा नहीं, तो मुझे तो सिर्फ ट्रांसफर वाइज का ही पता है, और इसके अलावा बैंक से जो लीगली पैसे जाते हैं सिर्फ यही 2 ऑप्शन पता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मुझे नहीं पता है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, वरना फिर सेशन को एंड करते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं? चलें ठीक है, ओके, एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। नो प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज।